ओके सो हेलो गाइस। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और ये मेरी कोचिंग है सौरभ एफएमजी कोचिंग। हो सकता है ये आप पहली बार देख रहे हो ये वाला वीडियो, लेकिन इसके पहले मैंने श्योर शॉर्ट टॉपिक्स वाले वीडियो भी लिए थे जहाँ पे मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था। चलो तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रिकॉल देखने वाले हैं, ठीक है। आज हम रिकॉल देखने वाले कि कौन से क्वेश्चन आए थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आए थे। एग्जैक्टली मैं ये नहीं कहूंगा कि ये रिकॉल है, एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिकॉल है। एग्जैक्टली मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि एफएमजी पास कैसे करी जाती है। एफएमजी को अपन पास कैसे करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने बच्चे स्टूडेंट्स लोगों को पढ़ाया था, पूरा का पूरा हाई यील्ड पढ़ाया था मैंने। ऑफ कोर्स ये एक इम्पॉसिबल टास्क है जो अपन 6 साल में, जो रशिया से या फिर कहीं से भी अपन पढ़ के आए, उसको हम 6 महीने में कवर करेंगे। ये इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और वही होता है कोचिंग्स में, जहाँ पे भी आप जाते हो, जैसे दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, कहीं पे भी आप जा रहे हो, वहां पे क्या करते हैं वो लोग, 6 महीने में आपको इतना घिस देते हैं कि मतलब पूरा वो 6 साल का सिलेबस आपको कवर करा देते हैं। पर आपसे क्या करेंगे, आपसे वो घिसेंगे, कैसे घिसेंगे वो लोग, जैसे कि सुबह 8 से रात के 8 बजे तक बुलाएंगे। अरे भाई, जब वो सुबह 8 से रात के 8 बजे तक बुला रहे हैं आपको, तो आप रिवीजन कब करोगे। और एफएमजी पास करना है तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली एंड ओनली रिवीजन 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 करना है। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि भाई 6 साल का कोर्स 6 महीने में खत्म करना और उसको रिपीट भी करना। इसीलिए मेरा क्या तरीका है एग्जाम पास कराने का, मैं सिर्फ और सिर्फ हाई टॉपिक्स कराता हूँ जिससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है और उसको मैं इंटीग्रेटेड मैनर में करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से एक टॉपिक पढ़ा, अगर नेक्स्ट में भी उसका कोई लिंक है, जैसे कि मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ा दिया था एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, कैसा हो सकता है, वो कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व रहता है, सैक्रोइलियक जॉइंट इन्वॉल्व रहता है, और बहुत सारे उसमें टेस्ट होते हैं, HLA-B27 से एसोसिएटेड होता है। लेकिन जब मैं ऑप्थेल पढ़ रहा हूँ, ऑप्थल में भी एक चीज आती है, एंटीरियर यूवीआइटिस करके आती है। तो एंटीरियर यूवीआइटिस भी किससे एसोसिएटेड है, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस से एसोसिएटेड है। तो ऑफ कोर्स मैं एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस भी पढ़ाऊंगा, साथ में एंटीरियर यूवीआइटिस भी पढ़ाऊंगा। ये होता है इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना, मतलब ही जैसे कि एंटीरियर यूवीआइटिस पढ़ाया, उसके बाद एंकाइलोसिस, वो किससे एसोसिएटेड है, एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस से। फिर एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के भी पूरे के पूरे पॉइंट्स अपन याद करेंगे, उससे क्या होता है ना, एक लिंक बनी हुई रहती है, एक लिंक बनी हुई रहेंगी। नहीं तो आप कैसे करोगे, आज हमने पैथो पढ़ा, कल हम गायनी पढ़ेंगे, परसों हम एफएमटी पढ़ेंगे, जैसे हम एफएमटी पे पहुंच रहे हैं पैथो और गायनी को हम भूल जाएंगे। ये तरीका नहीं होता है एग्जाम पास करने का। तो इसीलिए हम इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड करते चले जाते हैं। मिनिमम इस तरह से क्या होगा, मिनिमम आपके 8 रिविजन हो जाएंगे, मिनिमम। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्स टू मैक्स 10 के ऊपर चले जाते हैं। आप बोलेंगे 8 रिविजन इम्पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, अगर आप इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स पॉसिबल है। ठीक है, वही मैं कराता हूँ। सबसे पहले मैं अच्छे से आपको नोट्स, पूरे के पूरे नोट्स करा दूंगा, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, अगर क्वेश्चंस पूछूंगा तो ऑफकोर्स आपको पढ़ के आना पड़ेगा। जैसा मेरा एक टॉपिक एक सब्जेक्ट हो जाता है तो उसके बाद मैं उसका एक और एक रिवीजन लेता हूँ, मतलब रैपिड रिवीजन, तुरंत रैपिड रिवीजन। तो जितना भी आपने पढ़ा है वो हम रैपिड रिवीजन के थ्रू कवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, रैपिड रिवीजन से करने से क्या होगा, ऑफकोर्स आपने पढ़ के आए हो, सबसे पहले आपने क्या किए, सपोज मैं पकड़ता हूँ कोई भी टॉपिक, जैसे कि पैथो में पकड़ता हूँ। पैथो लंबा सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स उस पे 15 दिन लगते हैं। मैंने हाई यील्ड टॉपिक्स भी पकड़ा, हाई यील्ड टॉपिक्स भी पकड़ा तो भी 10 से 15 दिन तो उसमें लगते ही है। ठीक है, ऑफ कोर्स फिर मैं उसको आपको एक दिन का समय दूंगा, एक दिन में आप क्या करोगे, उसको रिवीजन वगैरह करके रख दोगे आप। एक दिन का मैं आपको समय दूंगा रिवीजन। ठीक है, आप बोलेंगे एक दिन में रिवीजन कैसे होता है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके भी मेथड होते हैं, एक दिन में रिवीजन कैसे होता है, ऑफ कोर्स हो जाएगा। वो रिवीजन करीब करीब लिया उसने 6 घंटा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 घंटा तो नहीं लेता है, 3-4 घंटे में हो जाता है पैथो रिवीजन। कैसे होगा वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा। ठीक है, 6 घंटे में रिवीजन, अच्छा ठीक है, चलो बता ही देता हूँ कैसे करने का। 10 दिन में अगर मैं पैथो कर रहा हूँ, तो फर्स्ट डे में मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाता हूँ फर्स्ट डे में, उसका मैं नेक्स्ट डे को आपको पूरा का पूरा रिवीजन लूंगा आपसे, कि आपने पहले दिन क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, फिर मैं सेकंड डे पढ़ाऊंगा, सेकंड डे का पढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट डे रहेगा, जो थर्ड डे रहेगा, उसमें मैं फर्स्ट एंड सेकेंड डे अपन ने जो भी पढ़ा उसका पूरा अगेन रिवीजन लूंगा। उससे क्या होगा ना, मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ थर्ड डे में,
लेकिन मेरा फर्स्ट और सेकंड डे पक्का होते चले जा रहा है। उससे क्या होता है ना, रिवीजन जो आप करोगे इन दी एंड, मैं बोलूंगा एक दिन का दे रहा हूँ समय, रिवीजन कर लो, उसके बाद मैं रैपिड रिवीजन लूंगा आपसे। उसमें क्या होता है, 6 घंटे में भी पूरा का पूरा आपका पैथो खत्म हो जाएगा। 6 घंटा भी बहुत ज्यादा बोल दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा सेकंड रिवीजन भी करके रख लेना, उसमें 6 घंटा नहीं लगेगा, हो सकता है 4 घंटा लगे। ऐसे करते 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 क्या होगा, समय कम होते चले जाएगा। जिससे क्या होता है ना, जिससे क्या होता है आपका एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। दूसरी बात क्या होती है, जब एग्जाम का समय रहता है, जैसे कि एग्जाम में रह गए 10 दिन, और 10 दिन में मुझे 19 सब्जेक्ट करना है, भाई इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। लेकिन अगर अपन ने पहले से, मैं आपके पीछे पड़ा हूं सबसे पहली बात तो, और अगर आपने पहले से मेहनत करके अगर पैथो को आपने कंसाइज करके, मैं बोल सकता हूँ पैथो में 3 घंटे में उठा के फेंक सकता हूँ। एफएमटी गारंटीड है मेरी, एफएमटी आप 1 घंटे में उठा के फेंक सकते हो, गारंटीड। माइक्रो, ऑफ कोर्स, डिपेंड पर्सन टू पर्सन। माइक्रो भी मैं ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटा बोलूंगा। अगर आप, मतलब मैं इतना रिवीजन कराऊंगा आपके कि आपका पैथो का रिवीजन 3 घंटे में होने लगेगा, एफएमटी 1 घंटे में, माइक्रो 2.5 घंटे में। देखो एक दिन में आपने इतना सारा सब्जेक्ट्स खत्म कर दिया, तो आपको अंदर से कितनी पॉजिटिविटी आएंगी कि भाई मैं तो एक दिन में पैथो माइक्रो एफएमटी एक दिन में उठा के फेंकता हूँ, तू क्या बताता है मेरे को। तो आप ऐसा कुछ सोचो कि भाई कितना पॉजिटिविटी आती है। यही पॉजिटिव माइंडसेट लेकर अपन एग्जाम के दिन जाएंगे, तो आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट अप रहेगा उस दिन। ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, मैं अपने बच्चे लोगों से क्या करता हूँ, मैं सिर्फ हाई यील्ड कराता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड मैनर में, पूरा पूरा सही हो जाता है। और उससे क्या होगा, 8 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 8 से भी अपन ज्यादा रिवीजन कर डालेंगे उससे। इसी तरह से क्या हुआ, हाई यील्ड मैंने 120 प्लस क्वेश्चंस लाए हैं एग्जाम में, अभी अपन वो देखेंगे रिकॉल, इसी का अपन रिकॉल देखने वाले। ठीक है। 120 प्लस क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट मेरे नोट से। मैंने प्लस क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं भी कुछ दूसरी जगह पे बिजी हूँ, मैंने उतने देखे नहीं रिकॉल। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के रिकॉल देखे, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के रिकॉल नहीं देखे हैं। मैं एक और एक पूरा पीडीएफ पूरा पैक करके भेज दूंगा एक बार ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल रहेंगी, अगर आपको लगाना रहा इन फ्यूचर डेमो क्लासेस, आप डेमो क्लासेस लगा सकते हो। मैं अपनी तरफ से आपको 3 डेमो क्लासेस दे सकता हूँ, 3 डेमो क्लासेस दे सकता हूँ मैं अपनी तरफ से। 3 में तो आराम से किसी को भी समझ जाएगा कि मुझे समझ में आता है या नहीं समझ में आता है इस बंदे का। ठीक है। तो डेमो क्लासेस दूंगा मैं। इस लाइव सेशंस होते हैं हमारे इसमें, पीडीएफ प्रोवाइड होती है तुरंत सेशन के बाद, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर सके। डाउट क्लियरिंग सेशंस, ये सेशंस रहते हैं नेक्स्ट डे पे रहेगा, ये जो लाइव सेशन रहेगा उसके नेक्स्ट डे पे डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। ये तो मैं नेक्स्ट डे ऐसे ही बोल रहा हूँ, वैसे भी, हाँ वैसे भी मैं पूरा दिन अवेलेबल रहूंगा आपके लिए, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको मैं आपको आपके सोल्यूशन या फिर जो भी प्रॉब्लम रहेगी मैं आपको भेज दूंगा। टीएनडी सेशंस भी मैं लेता हूँ, बट वो कोर्स के एंड में रहता है। टीएनडी सेशंस में क्या रहेगा, प्योरली क्वेश्चन एंड आंसर्स, और उसको समझना, इसको समझना, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको भी पता है सीधे क्वेश्चंस तो आते नहीं है, उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस करके उसका टीएनडी भी करा दूंगा आपसे। ठीक है। ये लाइव सेशंस के दौरान भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लाता हूँ। और आप मानोगे नहीं, मैं आगे दिखाऊंगा, ये डायरेक्ट जो मैं लाइव सेशंस में जो क्वेश्चंस कराता हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। आप बोलोगे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं आ सकते हैं, ऑफ कोर्स वर्डिंग थोड़ा उल्टा पुल्टा था, लेकिन जो, जैसे वर्डिंग छोड़ दो, उसके अलावा जो भी बज़वर्ड्स थे, जो भी हिंट्स थे, जो भी हिंट बोल दो आप, बज़वर्ड बोल दो आप, डायरेक्ट डायरेक्ट उठ के आए हैं। अभी अपन उसको करेंगे। ठीक है। तो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इधर मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो जाओ। ये मेरा यूट्यूब है, अगर आपको डेमो लेने से पहले अगर आपको मेरा देखना है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, आप ये यूट्यूब में जाके देख सकते हो। ठीक है। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक। ठीक है गाइस। तो पास एफएमजी द राइट वे, तो राइट वे क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। चलो अपन अभी शुरू करते हैं रिकॉल, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन था लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर। हाँ मुझे पता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता कि कैसे होता है ये। इसमें एक क्वेश्चन आया था, सॉल्ट इंटेक का रेस्ट्रिक्शन कर रहा है बंदा, सॉल्ट इंटेक का रेस्ट्रिक्शन। सबसे पहली बात तो ये है, वो जो प्रिकॉशन ले रहा है, ये उसको डिजीज नहीं हुई है, इसको डिजीज नहीं हुई, वो सिर्फ प्रिकॉशन ले रहा है। ठीक है, सिर्फ वो सिर्फ प्रिकॉशन ले रहा है। मतलब कि क्या है,
प्राइमरी था उसका आंसर। इसका आंसर सॉल्ट इनटेक का रिस्ट्रिक्शन प्राइमरी है। ऑफ कोर्स मैं पूरा का पूरा पढ़ाने नहीं बैठूंगा यहाँ पे, मेरे को भी जल्दी जल्दी करना है, आगे बढ़ना है। तो प्राइमरी था उसका आंसर। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी नहीं थी। जैसे कि सॉल्ट इनटेक का रिस्ट्रिक्शन वो हाइपरटेंशन के लिए ले रहा होगा, तो उसको बीमारी तो नहीं है। लेकिन हाँ, सराउंडिंग में हाइपरटेंशन बहुत बढ़ रहा है। सराउंडिंग में हाइपरटेंशन, क्योंकि लोग सॉल्ट बहुत खा रहे हैं, तो रिस्क है। रिस्क है, सॉल्ट बहुत खाते हैं इसलिए रिस्क है हाइपरटेंशन का, इसलिए वो सॉल्ट कट कर रहा है। लेकिन फिलहाल उसको हाइपरटेंशन हुआ है क्या? नहीं हुआ है, तो ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, चलो। तो इसका था प्राइमरी। मेरे को कंफर्म नहीं है रिहेबिलिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि नहीं, लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आया होगा तो वो टर्शरी होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आए थे, और मैंने इस तरह से यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह लाए थे, जिससे मैंने स्टूडेंट्स लोगों की प्रैक्टिस कराई थी। तो उनके लिए बहुत ईजी था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पस कैलोसम की एक इमेज आई थी। कॉर्पस कैलोसम, ऑफ कोर्स, देखिए ये था अपना कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, सॉरी, फोर्थ वेंट्रिकल, सीएसएफ का फ्लो कैसे होता है, ये सब मैंने अपने क्लास में डिस्कस कराया था। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में पूरा का पूरा एकदम ए टू जी पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है, ए टू जी में से जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा और वही आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉर्पस कैलोसम की इमेज जिस तरह से आप देख सकते हो, एंटी टीटी ये एंटीबॉडी, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा पता नहीं, बस इंटीग्रेशन करे जा रहा था मैं वहां पे। ठीक है, ओके। एक ऐसा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन आया था, क्रम्बल टिश्यू पेपर अपीयरेंस, वो मुझे गॉशर डिजीज में दिखता है, जो मैंने यहाँ पे अच्छे से करा दिया था। एसिड माल्टेस या फिर कार्डियोमायोपैथी, पता नहीं कौन सा था, लेकिन ये एक बज़वर्ड था। एसिड माल्टेस था या कार्डियोमायोपैथी था मुझे नहीं पता, बट ये पोम्पे डिजीज के लिए होता है। मैंने इसके लिए निमोनिक भी बताया था कि पोम्पे मतलब पोपॉय, जब भी पोपॉय वो पालक खाता है तो एकदम माल दिखता है वो, तो इसीलिए एसिड माल्टेस। और पोम्पे डिजीज किससे एसोसिएटेड रहता है? पोम्पे डिजीज में होता क्या एक्चुअली, लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज, मतलब ये एसिड माल्टेस की डेफिशिएंसी हो जाती है। जिससे क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो साइटोप्लाज्म में अक्युमुलेट होने लगता है। चलो, अपन ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ते, मैं फटाफट ही करा देता हूँ, इतना डिटेल में अपन पढ़ने की जरूरत नहीं। मसल में जाके जमा हो जाता है, जैसे कि कार्डियक में जाके जमा हो गया तो कार्डियोमायोपैथी कराता है। ठीक है, अपन ज्यादा इसको डिटेल में नहीं देखते, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, ओके। तो पोम्पे डिजीज, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका देखना है तो आप यूट्यूब में देख सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब में आराम से देख सकते हो पढ़ाने का तरीका। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये एफएमटी से ऐसे इजी इजी से क्वेश्चन आए थे। ट्रांसपोर्टिज्म इयोनिज्म के ऊपर क्वेश्चन आया था। ट्रांसपोर्टिज्म इयोनिज्म मतलब अपोजिट जेंडर के कपड़े पहनना, अपोजिट जेंडर के कपड़े पहनना। ठीक है, और फेटिकाइज्म मतलब पर्सन एंजॉयज ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू फीमेल। ठीक है, जैसे कि पर्सन एंजॉयज ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू फीमेल, जैसे कि जो फीमेल है उन लोगों की, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, वो मैं वैसे क्लासेस में फ्रैंक रहता हूँ, यहाँ पे फिलहाल मैं उतना नहीं रहूंगा। ठीक है, तो फेटिकाइज्म क्या होता है? फेटिकाइज्म आर नथिंग बट ये लोग होते हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट जेंडर के सामान चुरा लेते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू फीमेल। और ट्रांसवर्टिज्म इयोनिज्म क्या होता है? ये होता है एंजॉयज वेयरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट जेंडर। ठीक है, वॉयरिज्म वगैरह में मैंने इस बार प्रिडिक्ट किया था, वॉयरिज्म में आने वाला है क्वेश्चन, लेकिन उसके ऊपर वाले आ गए थे क्वेश्चन। ठीक, कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट, सोडोमी क्या होता है? सोडोमी होती है एनल सेक्स। ठीक है, या फिर अनयूजुअल रूट ऑफ सेक्स। ठीक है, अनयूजुअल रूट ऑफ सेक्स, सोडोमी, अननेचुरल रूट ऑफ सेक्स। ठीक है, अब शायद से एनल सेक्स करके एक आया था, या फिर इधर से सैंपल लेना था कि सोडोमी हो गई तो सैंपल कहाँ से लेंगे, सेम ही था उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर। अगर सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर हुआ तो वो क्या हुआ? लीश नीहान सिंड्रोम हुआ। देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने करा दिया था ये वाला क्वेश्चन कि सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर है तो लीशनियान सिंड्रोम होगा। सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर में लीशनियान। कुछ कुछ लोग बोल रहे थे सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर लिखा हुआ था, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि एंजाइम डेफिशिएंसी पूछा था। एंजाइम की डेफिशिएंसी, तो एंजाइम की डेफिशिएंसी क्या होती है? एचजीपीआरटी की डेफिशिएंसी होती है, जो उल्टा हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में एचजीपीआरटी लिखा था, उन्होंने ऑप्शन में एचजीपीआरटी लिख दिया था। कोई नहीं, ठीक है, ये सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर होता है उसमें। ठीक, ओके। नेक्स्ट, हेनॉक शोरेन परपुरा, इसमें मैंने प्रिडिक्ट किया था, 100% क्वेश्चन का प्रिडिक्ट किया था मैंने इस पे। ऑल्दो मैंने पिछली बैच में भी प्रिडिक्ट किया था, लेकिन पिछली बैच में नहीं आया था, लेकिन इस बैच में मैंने फिर भी बोल के रखा था, पिछली बैच में नहीं आया, इस बार आने वाला है। तो चलिए आगे। अरे एक मिनट, मेरा ये आवाज चल रहा है क्या? हाँ, चल रहा है, ठीक है, ओके। चलो, तो हिनोक्शियल परपुरा का आप देख सकते हो, ये
एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया था जो मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। चाइल्ड था प्रेजेंटिंग विथ रैश इन लोअर एब्डोमेन, ही आल्सो कंप्लेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन एंड जॉइंट, प्रेजेंस ऑफ हेमाटूरिया इज आल्सो बीन डॉक्यूमेंटेड, प्लेटलेट काउंट नॉट रिड्यूस, डायग्नोसिस हिनोक्शोलिन पर्पुरा, क्योंकि इसका क्या होता है, हिनोक्शोलिन पर्प्यूरा। तो एच फॉर हेमाटूरिया, आर एस फॉर स्मॉल किड, पी फॉर पाल्पेबल पर्प्यूरा, और प्रूरा, सॉरी पाल्पेबल पर्पुरा, और सॉरी प्लेटलेट नॉर्मल, और ए फॉर आर्थराइटिस एंड एब्डोमिनल पेन। ये मैंने 1000 बार कराया है क्लास में, और डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया था। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हिनोक्शियन पपुरा और विस्कॉट एलरिस सिंड्रोम दोनों का प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें भी रैश इन लोअर लिम्ब होता है, और यहाँ पे भी एक्जिमा हो जाता है। दिखता दोनों सेम ही है, हिनोक्शियन पपुरा, विस्कॉट एलरिस सिंड्रोम, दिखता दोनों सेम ही है, लेकिन उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट अपन करेंगे प्लेटलेट काउंट के ऊपर। हिनोक्शियन पपुरा में प्लेटलेट नॉर्मल होता है, वही विस्कॉट एलरिस सिंड्रोम में क्या होता है, प्लेटलेट लो होता है। ये मैंने 1000 बार कराया था क्लास में। और हाँ, विस्कॉट एलरिस सिंड्रोम भी था शायद से ऑप्शन में, था या नहीं पता नहीं, बट एक स्टूडेंट बोल रहा था विस्कॉट एलरिस सिंड्रोम भी था ऑप्शन में, उसने प्लेटलेट से डिफरेंशिएट किया था दोनों को। तो चलो, कहीं ना कहीं काम आया अपनी ट्रिक। ठीक है, क्योंकि विस्कोट एल्विस सिंड्रोम क्या होता है, विस्कोट एल्विस सिंड्रोम वाटर होता है। ठीक है, वाटर, विस्कोट एल्विस, टी फॉर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट डिक्रीज, ई फॉर एक्जिमा, आर फॉर रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब ये रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो गई है। तो कुछ इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था, और एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया था यार। चलो, बढ़िया। हाँ सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ था। नेक्स्ट, टाको ट्रेली के ऊपर आया था या नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, और मैंने इसके ऊपर मैंने थोड़ा सर्च भी किया मेडिसिन वगैरह में, लेकिन मेरे को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। लेकिन हाँ, मुझे 2 स्टूडेंट ने बोला कि हाँ, टाको पे आया था क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आया था वो फ्रेम नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने बस टुटता फुटता बताया कि पेशेंट ने हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके रखा था उसको, और उसकी बीपी एलिवेटेड थी, ऑक्सीजन भी दिया था उसको, बस ऐसा टूटा फूटा उन्होंने बताया। तो मैंने और ऑप्शन में टाकोट था, तो मैंने उनको बता के रखा था ऑलरेडी, अगर कभी भी हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन आ गए, हिस्ट्री ऑफ कभी भी हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन आए, तो आप टाको मार के आ जाना। तो उनका कुछ उतना दिमाग नहीं चला, लेकिन फिर भी उनको कुछ तो बज़वर्ड पता था, तो वो टाको मार दिया उन्होंने। पता नहीं ये सही है या नहीं, पता नहीं, क्वेश्चन भी नहीं पता क्या है क्या नहीं। चलो, आगे बढ़ते हैं। ये एक पेज है जो मैंने अपने स्टूडेंट से हमेशा 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 मैं उनसे प्रैक्टिस कराते रहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। जैसे कि एक एंटी टीपीओ एंटीबॉडी आ गया था, हशीमोटो वाला, ये एक यहाँ से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, टट्टा जी आ गए थे, टीटीए मतलब टट्टा जी, हम टट्टा जी, टट्टा जी क्या था, सीलेक्ट डिजीज के लिए था, ये भी आ गया था। और एक आता था ड्राई आइस ड्राई माउथ, ये किसमें होता है, जॉगरेन में होता है। जॉगरेन में मैंने क्या बताया था, ड्राई 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 ड्राई, उसमें सिक्रीशन एब्सेंट रहेगा, ड्राई आइस रहेगा, ड्राई माउथ रहेगा। ऑफकोर्स अगर ड्राई माउथ है उसका, अगर उसका थ्रोट ड्राई है, तो ऑफकोर्स उसको swallowing में प्रॉब्लम रहेगी, तो डिफिकल्टी इन swallowing, सिक्रीशन एब्सेंट रहेगा, उसके आंसू नहीं रहेंगे, क्योंकि सब ड्राई 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 हो गया। तो ये भी एक आया था, ड्राई आइज ड्राई माउथ वाला जॉगरेन भी आया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक पेज में से 3 क्वेश्चन उठ के आ गए, और इससे ज्यादा और क्या होना भाई। ये होती है इंटीग्रेटेड पढ़ाई की अहमियत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, कालो कालो भैया आए थे, कालो इसोफेगस वाला आया था। कालो क्या होता है, क्रिकोफेरिंजियस आयोटिक आर्च, लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड इसोफेगल हियाटस। इसोफेगल हियाटस वाला आया था 40 सेंटीमीटर। चलो, ये भी आ गया एक क्वेश्चन, कालू भैया भी आ गए थे। चलो आगे बढ़ते। पैड और डैब आया था, मैं स्टूडेंट्स लोगों को हमेशा बताता था पैड टैब, पैड डैब, पैड टैब। ठीक है, डैब तो आपको बताइए, वो लोग डैब करते थे, अभी जेंजी लोग उनको पता होगा, पैड डैब करते हैं। और पैड से मैंने उनको कुछ और ही निमोनिक बताया था, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। चलो, ठीक है, तो क्या था वो, पाल्मर इंटरऑशिया था, जो पैड करते हैं, पैड तो एडक्शन। ठीक है, और डॉर्सल का एबडक्शन। जैसे कि एक थाईलैंड में एक फेमस डिश है, पैद क्रा प्राव। ठीक है, तो मैंने उनको कुछ उस तरह से बताया था, पैद का प्राव, पैड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन है जो मैंने, ऑफ कोर्स ये तो हर एक को पता होगा। नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया, अगर नेक ऑफ ह्यूमरस फ्रैक्चर हो गया तो एक्सिलरी नर्व था। मीडियल एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर हो गया है, आप देख सकते हो उनका मीडियल एपिकॉन्डाइल फ्रैक्चर हुआ है, तो मैंने उनको बता के रखा था मुंह।
मुंह क्या था, अल्नार। तो इसमें मीडियल एपिकोंडल फ्रैक्चर में क्या होता है, अल्नार नर्व का रहता है। शायद मीडियल एपिकोंडल फ्रैक्चर आया था, या फिर कुछ ऐसा आया था कि फोर्थ और फिफ्थ फिंगर जो है वो, मतलब वहां पे सेंसेस एब्सेंट थे। अगर फोर्थ फिंगर फिफ्थ फिंगर का सेंसेस एब्सेंट है तो अल्नार नर्व ही हुआ ना उसका आंसर, ठीक है। तो मैंने उनको पहले से कर, ये देखिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था शायद से, लिटिल और फोर्थ फिंगर का उसमें उसमें टिंगलिंग सेंसेशन हो रही थी। तो कौन सा नर्व का प्रॉब्लम हो गया, अल्नार नर्व का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। शायद से ऐसा यही आया था, शायद से क्वेश्चन सेम यही आया था उठ के। मैं, क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को बता के रखा था, मुंह मुंह से क्या क्या याद रखने का है, मुंह से एक तो ये चीज याद रखना है, मीडियल एपिकोंडल में अल्नार नर्व का डैमेज होता है। और मुंह से एक था मोंटेजिया फ्रैक्चर, अगर आपने कभी पढ़ा होगा मोंटेजिया के बारे में। मोंटेजिया फ्रैक्चर मुंह ऊपर होता है, मुंह ऊपर होता है, तो ऑफ कोर्स ये हाथ हो गया और ये ऐसा उंगलियां हो गई। तो मुंह ऊपर होती है तो ऊपर वाला फ्रैक्चर इज मोंटेजिया, नीचे वाला फ्रैक्चर इज गैलेजिया। क्यों नीचे वाला फ्रैक्चर गैलेजिया, क्यों, क्योंकि जी जो है नीचे की तरफ होती है ना, जी नीचे की तरफ होती है इसलिए। तो कुछ इस तरह से मैंने उनको करा के रखा था और आ भी गया था, ठीक है चलिए। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजुरी आई थी, या फिर पता नहीं, मेरे को अभी तक इसकी इमेज नहीं मिली है, इमेज नहीं मिली इसकी, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ एंटीरियर था या पोस्टीरियर था, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, मिला नहीं। अगर आपके पास होगा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो आया था एग्जाम में, तो प्लीज वो मेरे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, टेलीग्राम फर्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एंटीरियर था या पोस्टीरियर था पता नहीं। और कुछ लोगों ने तो मेरे को ये बोला कि एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट आ गया था, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, कुछ लोगों ने तो ये बताया मुझे एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट आ गया था, जो इसके लिए करते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के लिए करते हैं एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, ठीक है? तो पता नहीं क्या आया था, बट हाँ ये वाली इमेज आई थी और मैंने उनको करा के रखा था ये वाली इमेज, ठीक। आगे बढ़ते। पोस्टर हिप डिसलोकेशन, ये तो डायरेक्ट आया था कि अपने जो फादिर है, मतलब अपने जो पापा है, फादर, वो हमेशा अपने पीछे खड़े रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे फादिर आपको दिख रहा होगा, फादिर आपको दिख रहा होगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोरियाटिक आर्थराइटिस, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है, जो मैंने कराया था डायरेक्ट, और ये पीवाईक्यू भी था, तो एक बार ये कह सकते हो कि पीवाईक्यू रिपीट हो गया। नेक्स्ट, बायोप्सी शोज जाइंट सेल ट्यूमर, अगर जाइंट सेल ट्यूमर दिखा रहा है बायोप्सी, तो क्या डायग्नोसिस होगा, डायग्नोसिस होगा ऑस्टियोक्लास्टोमा। मैंने ये क्लास में भी करा के रखा था, जाइंट सेल ट्यूमर क्या होता है, जाइंट सेल ट्यूमर, सॉरी, सोप बबल अपीयरेंस, सोप बबल अपीयरेंस करा के रखा था मैंने। सोप बबल अपीयरेंस क्या होता है भाई, जाइंट सेल ट्यूमर। लेकिन यहाँ पे तो जाइंट सेल ट्यूमर है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्टोमा। ये भी मैंने क्लास में करा के रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, ठीक है। और मैंने कराया था कॉर्डमैन ट्रायंगल भी कराया था मैंने, कॉर्डमैन ट्रायंगल, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो कॉर्डमैन ट्रायंगल है कहाँ पे दिखता है आपको, ऑस्टियोसार्कोमा में दिखता है, ठीक है। कॉर्डमैन ट्रायंगल भी कराया था अपन ने, ठीक है। और क्या क्या है, शायद से ये सिक्वेस्ट्रम वाला आया था, सिक्वेस्ट्रम का एक्सरे आया था, शायद से ये जो एक्सरे है, ये जो ये है, यहाँ पे डेड बोनी फ्रेगमेंट आपको दिख रहा है, डेड बोनी फ्रेगमेंट जो दिख रहा है आपको, ये सिक्वेस्ट्रम आया था शायद से, डेड बोनी फ्रेगमेंट दिख रहा था, एक्सरे में दिख रहा था, तो सिक्वेस्ट्रम था उसका आंसर। या फिर डेड बोनी फ्रेगमेंट दिख रहा था और उसका आंसर था क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, क्योंकि सिक्वेस्ट्रम जो है, क्योंकि सिक्वेस्ट्रम जो है ये क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में दिखता है, कुछ तो था उसका आंसर क्वेश्चन, पता नहीं। या फिर ऐसा आया था, चाइल्ड प्रेजेंटेड विथ हिस्ट्री ऑफ फीवर फॉर 3 मंथ एंड पेन, और अगर 3 महीना भी लिखा है वहां पे, 3 महीना में तो ये होता है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस, ठीक है। और एक्सरे आया था, अगर एक्सरे में आपको सिक्वेस्ट्रम दिख रहा है तो हो गया फिर क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस। चलो नेक्स्ट, ये जो है टेबल, ये टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आए थे। सबसे पहले तो था पेनफुल, जब भी पेन होता है तो आप क्या करते हो, क्राई करते हो, तो ड्यूक्राई हुआ था आंसर उसका, हिमोफिलस ड्यूक्राई था उसका आंसर। एक ट्रक ड्राइवर आया था सिफिलिस, कंफर्म नहीं हो आया था या नहीं, ये कंफर्म नहीं हो आया था या नहीं, बट कुछ लोग बोल रहे थे आया था, तो आया होगा फिर। ट्रक ड्राइवर, ठीक है, ट्रक ड्राइवर से क्या होता है, सिफिलिस होता है, ठीक है। चलो बूट शेप हार्ट, ये तो छोड़ ही दो इसको, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में मिलता है। बूट शेप हार्ट इज सीन इन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में एक याद रखना है आपको, प्रूव निमोनिक है, प्रूव निमोनिक याद रखना है, पी फॉर, ये एक प्रूव निमोनिक है, ये सभी को याद रखने का है। पल्मोनरी स्टीनोसिस,
अगर पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गया तो आपकी राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो जाएंगी। O फॉर ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, V फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंड E फॉर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। मर्मर में कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? अगर आए होंगे तो प्लीज एक बार मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में बता देना, मर्मर पे कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? मेरे ख्याल से स्नैप्स और क्लिक में आए थे, बट किसी को याद ही नहीं कैसा था क्वेश्चन वो, तो ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये आया था, बर्निंग एब्सेंट है लेकिन टैटूइंग प्रेजेंट है। तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा था कि कांटेक्ट में क्या होता है, कांटेक्ट में क्या होता है, स्टेलेट शेप होता है। क्लोज कांटेक्ट में क्या होता है, बीबीटी मिलता है। बीबीटी मतलब बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन में क्या था, ओनली एंड ओनली टैटू प्रेजेंट था। टैटू प्रेजेंट था तो नियर शॉट, नियर शॉट था इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या था, नियर शॉट या फिर इंटरमीडिएट, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड बोर्न इज GRR। ये यहां से डायरेक्ट उठ के आया था, नंबर ऑफ गर्ल चाइल्ड बोर्न, GRR। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टोटल चाइल्ड आया था, टोटल चाइल्ड बोर्न, ऐसा कुछ आया था, तो वो TFR हो जाएगा, तो अपने अकॉर्डिंगली बोल देना, ठीक है, कि टोटल चाइल्ड बोर्न, टोटल चाइल्ड बोर्न इज TFR। अब इन टोटल में से कितनी लड़कियां है, कितनी लड़कियां है, दैट इज GRR, दैट इज GRR। और जो जितनी भी लड़कियां थे, ये अपने रिप्रोडक्टिव एज, मतलब ये 13 साल तक की जीवित है, इनमें से जैसे कि 10 लड़कियां पैदा हुई, इनमें से कितने ऐसी लड़कियां हैं जो 13 साल तक पहुंची है, 13 साल जो रिप्रोडक्टिव एज है वहां तक पहुंची है, हो सकता है 8 पहुंची हो, तो वो 8 हो जाएगा नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। कुछ इस तरह से था क्वेश्चन। आयरन एंड फोलिक एसिड, नहीं होगा, ऐसे होगा, आयरन एंड फोलिक एसिड इन प्रेग्नेंट वुमेन। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन, which of the following is true about the given logo, 60 mg of iron, 500 mcg of folic acid to a pregnant woman daily। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया ये, कुछ देखना ही नहीं है। हाँ, और एक क्वेश्चन आया था कि आयरन की अगर आपको एफिकेसी बढ़ानी है तो आप क्या दोगे उसके, विटामिन सी दोगे, ऐसा कुछ आया था शायद क्वेश्चन, पता नहीं, कंफर्म नहीं हूं मैं। चलो नेक्स्ट, फिनास्टेरॉइड। फिनास्टेरॉइड क्या है भाई, ये फिनास्टेरॉइड 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर है, यहाँ पे मैंने कराया था। फिनास्टेरॉइड क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर, ठीक है, जो इनहिबिट करता है, लंबा प्रोसीजर है, बाद में पढ़ेंगे अपन उसको। एक नालगोंडा टेक्निक आई थी, नालगोंडा टेक्निक, लैब, लैब मतलब लाइम एलम ब्लीच, हाँ लाइम एलम ब्लीच, ये आई थी, नालगोंडा टेक्निक आया था शायद से, कि उसमें क्या क्या यूज होता है, लैम एलम ब्लीच। कुछ लोगों ने बोला कि इन इन लैम एलम ब्लीच, लैब में से रैपिड सैंड फिल्टर जैसा कौन काम करता है, तो वो एलम था, कि रैपिड सैंड फिल्टर जैसा कौन काम करता है, एलम। तो जो भी होगा क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये तो हमेशा आता है क्रिपलिंग वाला, ये तो 1000 बार पूछा गया है एग्जाम में, क्रिपलिंग। आज इस बार उन्होंने कुछ और पूछ लिया, लेकिन हमेशा नालगोंडा टेक्निक या फिर क्रिपलिंग, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ पूछता है। क्रिपलिंग मतलब वो चल नहीं सकता, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। एन कॉन्ड्रोमा आया था, एन कॉन्ड्रोमा का एक एक्सरे आया था, मैंने आपको बता के रखा था ऑलरेडी, अगर आपको फिंगर्स में ऐसा कुछ दिख रहा है, फिंगर्स में अगर आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट एन कॉन्ड्रोमा मार्क कर देना, डायरेक्ट एन कॉन्ड्रोमा मार्क कर देना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते। पता नहीं ये आया था या नहीं, पता नहीं ये आया था या नहीं, शायद उन्होंने यहाँ पे कुछ एरो दिया था, कि ये क्या है भाई, ये है अपना कैप, CAP, कैप, क्या ये क्लेफ्ट है, क्या ये आर्च है, क्या ये पाउच है, या फिर क्या ये एंडोडर्मल एपिथेलियम है, कुछ तो आया था, पता नहीं, लेकिन कंफर्म नहीं है कुछ, क्योंकि मेरे को रिकॉल में भी नहीं दिखा, लेकिन मेरे को 2 स्टूडेंट बोले, अगर जब भी 2 स्टूडेंट बोलते हाँ आया था तो मैं कंफर्म कर लेता हाँ आया था करके, क्योंकि एक से गलती हो सकती, दो से थोड़ी ना हो सकती। तो एंडोडर्मल एपिथेलियम आया था, या फिर यहाँ पे एक लेबलिंग आई थी, ये क्या है, या फिर ये क्या है, या फिर ये क्या है, ऐसा कुछ लेबलिंग आई थी। नेक्स्ट, अनेबल टू हिट हाई पिच, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन आया था कि कोई बंदा है या फिर सिंगर है या फिर टीचर है जो हाई पिच हिट नहीं कर पा रहा है, डैमेज टू इट कॉजेस वॉइस फटीग, इनएबिलिटी टू हिट हाई पिच। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ SLN, सुपीरियर लाइनेंजियल नर्व, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लाइनेंजियल नर्व। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट आंसर था, इसको भी 1000 बार कराया था मैंने क्लासेस में, आना चाहिए सभी को।
ओपियम या फिर मॉर्फिन का ओवरडोज हो गया तो क्या होता है, ऑल डिक्रीज। ऐसा थोड़ी ना था क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या बता के रखा था, हमेशा याद रखना कोकेन की पॉइजनिंग होती है। जब भी याद रखना कि कभी भी कोकेन की पॉइजनिंग हो जाए तो क्या होता है, ऑल इंक्रीज। ऑल इंक्रीज मतलब, ऑल इंक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या होता है भाई, देखो, एक तो हो जाएगा टेकिकार्डिया हो जाएगा बंदे को, ठीक है। ऑल इंक्रीज मतलब मिड्रियासिस हो जाएगा, मिड्रियासिस मतलब आंखें बड़ी हो जाना, ठीक है। ये सब होता है। तो ये सब मैंने सभी को याद करने लगाया था कि भाई सब कुछ क्या होता है, ऑल इंक्रीज, टकीकार्डिया होगा, मिड्रियासिस होगा। जो आपका जीआईटी है, जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं जीआईटी में तो जो फीकल मैटर है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा। अगर फीकल मैटर जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है तो डायरिया कराता है। तो मैंने बता के रखा था कोकीन की पॉइजनिंग ऑल इंक्रीज, लेकिन अगर कोकीन का विड्रॉ हो जाए तो ऑल डिक्रीज। ओपीएम की पॉइजनिंग हो जाए तो कोकीन का उल्टा कर दो, कोकीन का पूरा उल्टा कर दो, ऑल डिक्रीज। और ओपीएम का विड्रॉ हो जाए तो ऑल इंक्रीज। ये मैंने ट्रिक बता के रखा था। तो ऑल डिक्रीज करना था। ऑप्शन में शायद यही थे, टकीकार्डिया था, टेकिपनिया था, ब्रेडिकार्डिया था, और एक कुछ तो भी था। तो बस ऑल डिक्रीज, बस डिक्रीज वाला देखना था आपको, ब्रेडिकार्डिया था उसका आंसर, ठीक है। चलो, नर्व पासिंग थ्रू मैंडिबुलर फोरामेन, ये मैंडिबुलर फोरामेन है, ठीक है। ये है मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन से कौन सी नर्व निकलती है, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व। पीवाईक्यू है, 1000 बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ईडीएच तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, ईडीएच वो इडली शेप था और ईडीएच था उसका, इसका क्या ही देखने का है। बस इतना याद रखने का अपने को फ्यूचर के लिए, एमएमए, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी। मीडियल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ पे होती है, टेरियन में होती है। और ये क्या दिखाता है, ल्यूसिड इंटरवल दिखाता है। कुछ इस तरह से था। तो आगे बढ़ते, मीनिंगलेस स्पीच, वर्ड सैलेड। मीनिंगलेस स्पीच बोल रहा, वो बड़बड़ा रहा है, वर्ड सैलेड कर रहा है, तो वर्निक्स एरिया डैमेज हुआ है। क्योंकि अगर ब्रोका एरिया डैमेज हुआ रहता, ब्रोका एरिया अगर डैमेज हुआ रहता तो वो बोल ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रो क्या करता है, ब्रो बोलता है। सिंपल सा लॉजिक था। ब्रो क्या करता है, बोलता है। अगर ब्रो डैमेज हो गया तो क्या वो बोलेगा, नहीं। लेकिन यहाँ पे तो बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहा था वो, मीनिंगलेस स्पीच बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहा था, मतलब उसका वर्निक्स एरिया डैमेज हुआ है। तो कुछ इस तरह से था उसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने अच्छे से करा के भी रखा था। आगे बढ़ते, इमेज वॉज गिवन ऑफ सबलक्सेशन ऑफ लेंस, शायद इसी की इमेज थी। शायद ऐसी ही इमेज थी कि लेंस जो है ऊपर की तरफ चले गया था, तो क्या था, वो सबलक्सेशन हुआ था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इमेज आई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिम्बलिफेरॉन इमेज वॉज गिवन, ठीक है। ये जो था सिम्बलिफेरॉन, सिम्बलिफेरॉन क्या होता है, एबनॉर्मल एडिशन ऑफ कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा का एडिशन होना है सिम्बलिफेरॉन। लेकिन अगर अपर अपर लीड, लोअर लीड, आमने सामने, अगर आमने सामने की जो लीड है, आई लीड है, अगर वो अटैच हो गया तो क्या हो जाएगा, एंकाइलोब्लेफेरॉन। एंकाइलो ए फॉर आमने सामने। कुछ इस तरह से कराया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, चेरी रेड स्पॉट, इसको तो खत्म कर दो, सीआरएओ में आता है, ठीक है। कुछ लोग बोले कि चेरी रेड स्पॉट हमें दिखा ही नहीं, कुछ लोग बोले कि हाँ कंफर्म था, और हाँ ये मुझे इधर भी दिखा, रिकॉल में भी दिखा था। तो चेरी रेड स्पॉट आया ही होगा। चलो नेक्स्ट, मटन फैट, मटन फैट था, यहाँ पे ऐसा कुछ ये था, मटन फैट। इमेज को इरेज करके दिखाए तो, नहीं नहीं ये तो स्क्रीनशॉट है, नहीं दिख, ठीक है। एंटीरियोवाइटिस था, किससे एसोसिएटेड होता है, अगर मटन फैट है तो एंटीरियोवाइटिस हो गया, और किससे एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विद HLA-B27। HLA-B27 क्या होता है भाई, HLA-B27 इज एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, ठीक है। एक आया था कि फेस्टोन प्यूपिल हो जाए। फेस्टोन प्यूपिल मतलब इरेगुलर प्यूपिल है सबसे पहले तो। अगर ये इरेगुलर प्यूपिल डायलेट हो जाए तो वो क्या बनाएगा, फेस्टोन प्यूपिल बनाएगा। तो उसमें क्या, कौन सा ग्लोकोमा पाया जाता है, एंटीरियर यूवेटिक ग्लोकोमा पाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आए थे, इजी थे, करने लायक थे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि बंदे का एक आंख का नंबर अलग है, दूसरे आंख का नंबर अलग है, ठीक है। वन आई हैज पोरर विजन देन द अदर आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था कि एक आंख का नंबर अलग है, दूसरे आंख का नंबर अलग है, शायद से 6/6, 6/60, कुछ इस तरह से आया था। उसका आंसर था एम्ब्लायोपिया। उसका आंसर क्या था, एम्ब्लायोपिया। ये भी 1000 बार कराया मैंने क्लास में कि भाई अलग अलग आंखें हैं तो क्या होगा, एम्ब्लायोपिया, ठीक है।
वायरल केराटिटिस आया था शायद से कि वायरल केराटिटिस में अपन कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, एसाइक्लोविर देंगे अपन, एसाइक्लोविर देंगे। ठीक है, ये भी आया था। बायलेटरल प्रोप्टोसिस, थायराइड आई डिजीज। ठीक है, तुम्हारी जो आंखें है, आंखें बायलेटरल प्रोप्टोसिस, आंखें बाहर आ जाना। ठीक है, प्रोप्टोसिस इन एडल्ट, थायराइड आई डिजीज था। ठीक है, प्रोप्टोसिस इन चाइल्ड इज ऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस। ये भी डायरेक्ट वन लाइनर था, डायरेक्ट नोट से उठ के आया है। प्रोप्टोसिस हो रहा है, ठीक, ये और साइंस है। अभी फिलहाल नहीं देखते इसको अपन। ठीक है, चलो डर्मोइड सिस्ट की डायरेक्ट इमेज उठ के आई थी। ये ऐसी कुछ इमेज थी, ऑलमोस्ट ऐसी कोई सिमिलर इमेज थी डर्मोइड सिस्ट की। ठीक है, डर्मोइड सिस्ट या फिर सिक्वेस्ट्रम डर्मोइड, देखिए खाली कैसा सिक्वीज कर रहा है हेड को, तो इससे समझ में आता है कि हेड रीजन में सिस्ट है। नेक्स्ट, अल्सरेटेड लीजन ऑन अपर लिम। ये मैंने 1000 बार कराया था, 1000 बार। क्या था उसका आंसर कि अल्सरेटेड लीजन ऑन अपर लिम। अपर लिम में अगर अल्सरेटेड लीजन है उसको अपन क्या कहते हैं, हर्पिस लेबियालिस। हर्पिस लेबियालिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है, HSV1। ठीक है, HSV1 है हर्पिस लेबियालिस। ठीक है, और मैंने फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराया था। देखिए ऐसा कुछ था कि 30-year-old patient presented with skin eruption that started as small red spot, rapidly progressed toward target-like lesion with concentric ring of varying color. The patient report history of recent herpes simplex virus. क्वेश्चन में शायद herpes simplex virus नहीं लिखा था, क्वेश्चन में ये लिखा था ulcerated lesion on upper limb। अगर अपर लिप में अल्सरेटेड लीजन है तो अपन को पता है HSV1 की वजह से होता है। HSV1 इज नथिंग बट कोई वायरस है, ये तो वायरस है। और अगर वायरस से होने वाला इरिथीमा, यहाँ पे मैंने इरिथेमा के टाइप्स भी डाल के रखा था। वायरस से होने वाला इरिथीमा, इट इज नोन एज इरिथीमा मल्टीफॉर्मे। तो इसका आंसर क्या था, इरिथीमा मल्टीफॉर्मे। 1000 बार कराया था मैंने, और हाँ आया आंसर एक्सीलेंट। जिसने भी किया होगा ये एक्सीलेंट। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने ये गलत करके आया था, उसने अच्छी गालियां खाया उसने बहुत। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बर्किट लिम्फोमा आया था। ठीक है, उसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता बट हाँ ऑप्शन में ट्रांसलोकेशन लिखा हुआ था, ऑप्शन में ट्रांसलोकेशन लिखा हुआ था। ठीक है, बर्किट लिम्फोमा EBV। नेक्स्ट, हाँ ये मोला प्रेगनेंसी के ऊपर आए थे क्वेश्चन। मोला प्रेगनेंसी में क्या होता है, ग्रेप लाइक वेसिकल्स होते हैं। जो ग्रेप लाइक वेसिकल्स है मोला प्रेगनेंसी में होता है। कैसे टाइप, कंप्लीट जो रहता है, कंप्लीट टाइप ऑफ मोला प्रेगनेंसी वहां पे एकदम अबंडन में देखने मिलेगा, और बीटा एससीजी हाईली एलिवेटेड रहेंगे। और इसका ट्रीटमेंट भी आया था शायद से, मोला प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट आया था। तो ग्रेप लाइक वेसिकल अंगूर को क्या करो, अंगूर को चूस लो और बाहर निकाल लो, तो सक्शन एंड इवैक्यूएशन करेंगे अपन उसका। ठीक है, नेक्स्ट, पर्ली नेकलेस अपीयरेंस आया था, PCOD। ये तो गली गली के बच्चों को पता ही है, इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, गली गली के बच्चों को पता है। ठीक है, लैम्डा साइन आया था, दीदी। और T साइन, चाय कौन बेचता है, मतलब चाय कौन बेचता है, मोदी। तो मोदी चाय भी बेचता है और दुनिया भी बेचता है, मतलब इंडिया भी बेचता है, दोनों चीज बेचता है वो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, डिसमेनोरिया डिस्पारेनोरिया शायद से ये आया था, या फिर ये आया था पर रेक्टल में नोडुलर फील होता है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में अगर नोडुलर फील हो रहा है तो वो क्या होता है, मतलब कॉबलस्टोन फील हो रहा है तो वो क्या है, इट इज नथिंग बट एंडोमेट्रियोसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डिस डिस एंडोमेट्रियोसिस, डिस डिस एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, लेट डिसलरेशन के ऊपर भी शायद क्वेश्चन आया था। मतलब ही जब जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट हुई थी उसके बाद फीटल का वो डिसलरेशन मिल रहा था, तो कुछ इस तरह से था, वो था लेट डिसलरेशन। ठीक है, और लेट डिसलरेशन कब कब होता है, यूपीआई में होता है और हाइपोक्सिया। यूपीआई मतलब यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशियंसी। मैंने क्लास में बताया था कि जब भी यूपीआई का पेमेंट करते हो आप, और अगर यूपीआई का पेमेंट लेट हो जाए तो आपकी क्या हो जाती है, सांसें अटक जाती है कि भाई होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्योंकि कैश तो अभी कोई नहीं रखता है आजकल। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था एक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट 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 अपने नोट से उठ के आया था ये, डायरेक्ट अपने नोट से उठ के आया था। मैंने ये, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं लाया, लेकिन मैंने ये TND में कराया हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि पहला बेबी जो था, मतलब ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी में पहला बेबी जो है वो सिफेलिक था, उसको हमने निकाल लिया। लेकिन जो दूसरा बेबी है वो ट्रांसवर्स लाई में है, तो अभी क्या करने का है उसको। ऑफकोर्स पहला बेबी बाहर आ गया है, दरवाजा खुला है, हाथ अंदर डालो और जो ट्रांसवर्स में है ट्रांसवर्स से उसको सिफेलिक में कन्वर्ट कर लो। तो ट्विन प्रेगनेंसी में है, दूसरा बच्चा है ट्रांसवर्स लाइन में, तो उसको क्या करेंगे अपन, इंटरनल पोडेलिक वर्जन, मतलब अंदर हाथ डालेंगे और उसको घुमा के अपन सिफेलिक करा देंगे ताकि बच्चा आराम से निकल जाए। चलो फिर तो ये भी इजी सा था क्वेश्चन, एकदम इजी था, पीनट था एकदम।
ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, चैडविक साइन। चैडविक साइन कैसे याद रखा था अपन ने? जैक जो है, जैक चढ़ गया, जैक चढ़ गया और उसने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। तो ये बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था जो आया था, जैक चढ़ गया और ब्लू कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है जैक चढ़ गया और ब्लू कर दिया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बढ़िया था ये वाला भी। नेक्स्ट, यूट्रस रेगुलरली एनलार्ज था और टेंडर था, अडिनोमायोसिस। मैं जब फाइब्रॉइड का टॉपिक करा रहा था, फाइब्रॉइड का जब मैंने टॉपिक कराया था तब मैंने उसका डिफरेंस बताया था कि फाइब्रॉइड और एडिनोमायोसिस को डिफरेंस कैसे करते हैं। फाइब्रॉइड को डिफरेंस कैसे करेंगे आप, वो यूट्रस जो इसमें इरेगुलरली एनलार्ज रहेगा, लेकिन एडिनोमायोसिस में क्या रहेगा, यूट्रस रेगुलरली एनलार्ज रहेगा। और यही वाला क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ गया कि एडिनोमायोसिस में रेगुलर एनलार्ज है। चलो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड पपाया। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड पपाया, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब रशिया रिटर्न है, सभी को पता है। आफ्टर मीनोपॉज क्या होता है, एलएच एफएसएच इंक्रीज होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। एक मिनट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एलएच एफएसएच क्या रहेगा, ये एलएच एफएसएच डिक्रीज होगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है। ठीक है, नहीं गलत लिखा है मैंने, उल्टा होना, एलएच ऊपर से आ रहा है ना, तो वो तो बड़ा का बड़ा ही रहेगा, लेकिन ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है, ये आपकी ओवरीज सिक्रेट कर रही है। तो मीनोपॉज में क्या होता है, ओवरीज कोई काम की नहीं है। मीनोपॉज में क्या होता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, मतलब ओवरीज कोई काम की नहीं रही। जब ओवरीज कोई काम की नहीं रही तो ओवरीज जो सिक्रेट करता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, वो भी कोई काम का नहीं, मतलब वो भी डिक्रीज ही रहेगा। ओवरी खत्म तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खत्म। ये था कुछ उसका आंसर। ठीक है, और ये भी एक शायद आया था, परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल। फीमेल थी, फीमेल में अपन ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो उनका परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, पोमेरॉय मेथड होता है। ये अपन ने भी क्लास में किया हुआ था और यही आ गया उठ के। ठीक है, पोमेरॉय मेथड। चलो, तो तीन क्वेश्चन थे, लॉजिकल थे और इजी थे क्वेश्चन। ठीक, 63 नंबर का एक आया था कि पेशेंट इज इन लेबर एट 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर डायलेटेड है, 8 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, लेकिन वो एक्टिव फेज से बाहर ही नहीं आ रही है। सजेटल सूचर इन ऑब्लिक प्लेन है, जो आपका सजेटल सूचर है, जो सेंटर का जो लाइन है, सेंटर की लाइन है, वो ऑब्लिक प्लेन में है, विद पोस्टीरियर फोंटेनेट 4 4 o'clock। 4 o'clock की मतलब बात क्या हो रही है, अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे ये 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, 3 बजा है, 4 बजा है। चार मतलब ये पोस्टीरियर की तरफ चले गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर की तरफ चले गया, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर की तरफ चले गए। ठीक है, क्योंकि इसका पोस्टीरियर फोंटेनल जो है ये 4 o'clock की तरफ चले गया। पोस्टीरियर फोंटेनल मतलब भी उसका ऑक्सीपिट का रीजन पीछे की तरफ चले गया। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गई थी, फीटल ब्रेडिकार्डिया हो गया, मतलब फीटल अंडर स्ट्रेस है। मैंने यहाँ पे क्लियर क्लियर लिख के रख दिया था कि जब भी फीटल स्ट्रेस में होता है, जब भी फीटल स्ट्रेस में होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज गो फॉर सी सेक्शन। 1000 बार कराया था, शायद से ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन था अब्रप्शियो प्लासेंटा का। अगर ये अब्रप्शियो प्लासेंटा का क्लासिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें फीटल अंडर स्ट्रेस जा रहा है, तो ये भी मैंने अपनी क्लास में कराया हुआ है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे डार्क कलर है, मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है। यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो गई है, मतलब अभी प्लासेंटा के जो मेम्ब्रेन है वहां पे ब्लीडिंग हो गई है, इसका मतलब ये अब्रप्शियो प्लासेंटा हो गया। और बच्चा क्या है, बच्चा स्ट्रेस में है, बच्चा फीटल स्ट्रेस में है, ये कैसे पहचानूंगा मैं, अगर लेस देन 100 बीट्स पर मिनट हो जाए, बच्चे की फीटल हार्ट रेट जो है लेस देन 100 हो जाए, तो मैं बोल दूंगा कि बच्चा स्ट्रेस में है। देखिए, हुई थी, स्ट्रेस में है, तो इमीडिएटली उसको सी सेक्शन के लिए लेकर गए थे, अब्रप्शियो प्लासेंटा। सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर था उसका। ठीक है, ज्यादा कुछ उसमें जादू टोना था नहीं। ओके, ये एक इमेज थी, इसमें से भी दो क्वेश्चन उठ के आए थे। पहला तो था इमेज ऑफ क्लू सेल्स थी, ये जो क्लू सेल है, ये इमेज उठ के आई थी, ऑफ कोर्स ये रेड कलर में था। डिफरेंस ये था, शायद से ये रेड कलर में था, क्लू सेल था। और डायग्नोसिस क्या था उसका, बैक्टीरियल वजिनोसिस मेट्रोनिडाजोल। शायद से उन्होंने ये भी दिया था कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये- एक मिनट, क्लू सेल था और क्या था वहां पे, पीएच दिया था क्या, शायद नहीं, पीएच नहीं,
ग्रे कलर डिस्चार्ज शायद लिखा हुआ था, कंफर्म नहीं हूं मैं, ग्रे कलर डिस्चार्ज लिखा हुआ था या नहीं, पता नहीं, पता नहीं, लेकिन ग्रे कलर डिस्चार्ज था कि नहीं। लेकिन क्लू सेल्स क्लियर क्लियर मेंशन थे। और एक था व्हाइट कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है और सीडो हाइफे, ये तो कैंडिडियासिस है, गली गली के बच्चों को पता है। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट विद डायरिया वाला आया था, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट विद डायरिया वाला एक कंसेप्ट आया था। उन्होंने साइज दे के रखा था 3 to 6 mm, साइज दे के रखा था 3 to 6 mm, तो वो था क्रिप्टोस्पोरिडियम। इसके बाद का लाइंस मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट विद डायरिया देखा, साइज देखा, आंसर मार्क करके नेक्स्ट चले गए, वो लोग ज्यादा उन्होंने सोचा नहीं उसके बाद, तो इसलिए इसके बाद का भी मुझे पता नहीं कुछ। नेक्स्ट, अब पॉल बनल टेस्ट आया था या नहीं पता नहीं, ये मेरे को क्वेश्चन मार्क है कि पॉल बनल टेस्ट पॉजिटिव है और डोनोवन बॉडीज दिख रही है, ऐसा कुछ था उसमें क्वेश्चन में, कंफर्म नहीं है। पॉल बनल टेस्ट ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और उन्होंने पॉजिटिव एजेंट पूछा था, ऑफ कोर्स अगर डोनोवन बॉडी है, पॉल बनल टेस्ट, डोनोवन बॉडीज आर ऑलवेज सीन इन इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस या फिर ग्लैंडुलर फीवर या फिर गिसिंग डिजीज, और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, एप्स्टीन बार वायरस। कंफर्म नहीं है, ये वाला आया था या नहीं, कंफर्म नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये जो डाउनी सेल्स, डोनोवन नहीं होगा, ये डाउनी होता है। ठीक है, डोनोवन, डोनोवन कहाँ पे मिलता है मुझे, डोनोवन बॉडीज आर सीन इन क्लेप्सिला ग्रेन्युलोमेटोसिस, जहाँ पे मुझे बीफी रेड अल्सर्स वगैरह आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है डाउनी सेल्स इसमें, लेकिन डोनोवन बॉडीज कहाँ पे होती है, क्लेप्सिला ग्रेन्युलोमेटोसिस, जहाँ पे मुझे बीफी रेड अल्सर आता है। इस तरह से ये होता है इंटीग्रेशन, नेम सिमिलर तो वो पूरा टॉपिक वहीं पे कवर कर दो। चलो, हाँ लेकिन लेशमैन डोनोवन बॉडीज भी एक और एक होती है, लेशमैन डोनोवन बॉडीज आर सीन इन लेशमेनेसिस, जो लेशमेनेसिस कहाँ पे होता है, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था अबॉर्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन का रीजन क्या है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का क्या था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का था क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, सेकंड ट्राइमेस्टर का है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसका भी एक बड़ा सा टॉपिक था, लेकिन उस टॉपिक से आया ही नहीं क्वेश्चन। और ये जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है, इस टॉपिक से मेरे ख्याल से यार 3-4 साल हो गए, आए ही नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन, आने चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन। अब इस बार सिर्फ सिंपल सा आ गया कि सेकंड ट्राइमेस्टर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब वो आप सर्कलाज कब मारते हो, वो सब भी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 53 ईयर ओल्ड की डायबिटिक हाइपरटेंसिव वुमन है हैविंग कंप्लेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, हैविंग 8 mm ऑफ एंडोमेट्रियम एंड नॉर्मल ओवरीज, तो उसका आंसर क्या था, सी एंडोमेट्रियम। ये कैसे पता मेरे को, मैंने सबसे पहले तो ये देखा पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, ये सबसे पहला बज़वर्ड है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग का बज़वर्ड क्या है, एंडोमेट्रियम कैंसर। दूसरी बात क्या है, उन्होंने जब 8 mm ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब ऑफ कोर्स उन्होंने ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी किया था, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में 8 mm ऑफ एंडोमेट्रियम था। ये क्वेश्चन था जो मैंने अपने क्लास में डिस्कस कराया था, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है मतलब वो एंडोमेट्रियम कैंसर हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है उसकी, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी में मैं क्या देखता हूँ, मैं थिकनेस देखता हूँ एंडोमेट्रियम की, अगर थिकनेस है मोर देन 4 mm, तब जाके मैं बायोप्सी की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे के रखा था कि उन्होंने ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी भी करके रखा था, जिसमें मुझे एंडोमेट्रियम की थिकनेस मोर देन 4 mm मिली, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बायोप्सी कराऊंगा मैं, उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा मैं, बायोप्सी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, एक्सीलेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट, पॉपकॉर्न आया था एनएलपीएचएल, पॉपकॉर्न आया था, पॉपकॉर्न आया था, एनएलपीएचएल आया था, नोडुलर लिम्फोसाइटिक प्रीडोमिनेंट हॉटस्किन लिम्फोमा। एक गम ब्लीडिंग करके आया था एएमएल, एएमएल आया था, गम ब्लीडिंग। बाकी के मेरे स्टूडेंट लोगों ने इसके आगे कुछ डिस्क्राइब ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने बज़वर्ड देख लिया था गम ब्लीडिंग, एएमएल मार्क करके आगे बढ़ गए। ऐसे क्वेश्चंस हार्डली 5 सेकंड लेते हैं, तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट भी होता है अपना। ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का ये मानना था कि पेपर 1 बहुत इजी था, जितना मेरे स्टूडेंट्स लोगों ने बताया पेपर 1 बहुत इजी था, पेपर 2 मॉडरेट था। क्यों, क्योंकि ये लेंदी था बहुत, लेंदी मतलब कोई कोई क्वेश्चन तो 10 लाइन के थे भाई, और एक स्टूडेंट बोलता कि 10 लाइन के थे। पहला लाइन पढ़ता हूँ, दूसरा लाइन पढ़ता हूँ, तीसरा लाइन पढ़ता हूँ, चौथा लाइन पढ़ता हूँ तो पहला लाइन भूल जाता हूँ, फिर से पहला लाइन पढ़ता हूँ, दूसरा लाइन पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद ऑप्शन पढ़ता हूँ तो ऑप्शन ऑप्शन पढ़ते जाता हूँ तो क्वेश्चन भूल जाता हूँ।
तो एक स्टूडेंट है मेरा, बड़ा फनी इंसिडेंट बताया उसने मेरे को कि उसके साथ क्या क्या हुआ एग्जाम में। ठीक है। ओके, तो ये गम ब्लीडिंग वाला था। टारगेट साइन आया था थैलेसीमिया। टारगेट साइन आता है थैलेसीमिया में, ये भी एक आया था। हाँ, ये मैं हमेशा एक टेबल है, ये टेबल में हमेशा प्रैक्टिस कराता अपने स्टूडेंट से। इसमें क्या लिखा था, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग था और प्रोलॉन्ग पीटी था, और उन्होंने विटामिन सी भी लिखा था ऑप्शन में। ऑफ कोर्स अगर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है मतलब ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, मतलब वो विटामिन सी का प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात ये भी लिखी थी, प्रोलॉन्ग पीटी हो रहा है, और पीटी के लिए कौन जाते हैं भाई? पीटी में आर्मी वाले लोग जाते हैं, आर्मी वाले लोग जाते हैं। ठीक है। आर्मी वाले लोग क्या करते हैं, वॉरफेरिन। मतलब भी क्या हो गया था, प्रोलॉन्ग पीटी मतलब वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी हो गई। वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी क्यों हो गया, वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या है, विटामिन के। लेकिन अगर विटामिन के ही नहीं रहा तो वॉरफेरिन तो अपनी मन मर्जी चलाएगा ना, अपनी मन मर्जी चला के वॉरफेरिन बढ़ गया, वॉरफेरिन की टॉक्सिसिटी हो गई। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी थी, इसके एब्सेंस में वॉरफेरिन ने अपनी मन मर्जी चला ली, उसकी टॉक्सिसिटी हो गई। ठीक है। तो ये पीटी वाला एक आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था, वॉरफेरिन आर्मी पीटी विटामिन के की डेफिशिएंसी। और एक आया था फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है विद प्रोलॉन्ग एपीटीटी। प्रोलॉन्ग एपीटीटी और फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, तो वो तो 100% हीमोफीलिया होता है। अगर टाइप पूछ रहे थे तो हीमोफीलिया ए, क्योंकि बी में 9 की डेफिशिएंसी होती है और सी में 11 की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन सी में, सॉरी हीमोफीलिया सी में। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आया था, बढ़िया सा क्वेश्चन था। मार्फन के ऊपर आया था फाइब्रिलिन जीन म्यूटेशन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराया था। हायर लेवल का क्वेश्चन था, सबसे पहले इससे आपको चेक करना था वॉरफेयर, मार्फन, मार्फन के बाद आपको जाना था फिब्रिलिन। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, आपको भी पता है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार शायद इजी था। मार्फन दिया था, फिब्रिलिन जीन म्यूटेशन अपने को प्रिडिक्ट करना था, ऐसे कुछ तो भी था। ठीक है। टेरिजियम का ट्रीटमेंट क्या होती है, ग्राफ्टिंग होती है। ठीक है। टेरिजियम, बाइट हॉटस्पॉट, सॉरी ये बाइट हॉटस्पॉट और ये पिंगिकुला। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ स्टेरॉइड स्ट्रोंगिलॉइड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। पेशेंट हैड एन हिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड यूज व्हिच मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इन्फेक्शन, और ये डायरेक्ट इमेज उठ के आई थी। आंसर था इसका स्ट्रोंगिलॉइड्स, आंसर था इसका स्ट्रोंगिलॉइड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था। ठीक है। स्टेरॉइड्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इन्फेक्शन स्ट्रोंगिलॉइड्स। मैं तो खुश हो गया भाई। ठीक है, खुश हो गया मैं। मतलब मैं भी दूसरे 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 कंट्रीज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। तो दूसरे दूसरे कंट्री के एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैंने ऑफ कोर्स अपने स्टूडेंट्स लोगों को निमेटोड्स तो पढ़ा के रखा था। अगर ये दूसरे कंट्री का जो क्वेश्चन है, अगर वो निमेटोड के अंदर आता है तो मैं वही के वो इनको प्रैक्टिस भी करा देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं निमेटोड्स के ऊपर, देख लेना। और इस बार देखो दूसरे कंट्री का क्वेश्चन है लेकिन एफएमजी में पूछ लिया गया। बहुत खुश हो गया मैं तो सुनते बराबर। माइसीटोमा आया था। माइसीटोमा में आप क्या करते हो, सबसे पहले एंटी फंगल देते हो, फिर उसके बाद सर्जिकल डेब्रीमेंट करते हो। एंटी फंगल में ऑफ कोर्स माइसीटोमा में आप एक रेजिमेंट फॉलो करते हो, उसका नाम है वेल्च रेजिमेंट। वेल्च रेजिमेंट क्या होता है, अमीकासिन प्लस कॉट्रिमॉक्सेसोल। ठीक है। मॉडिफाइड वेल्च रेजिमेंट क्या होती है, अमीकासिन कॉट्रिमॉक्सेसोल रिफेम्पिसिन। सो इतना भी देखने की जरूरत नहीं, बट अपने को पता है माइसीटोमा था एंटी फंगल। नेक्स्ट, रूमेटोड आर्थराइटिस कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी दिखाता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। मुझे पता है शार्प है, शार्प है। ठीक है, शार्प। तो ए आर, सबसे पहले ए आर इज आर्थस रिएक्शन, उल्टा कर दो, आर ए इज रिएक्टिव आर्थराइटिस रूमेटोइड आर्थराइटिस। तो इस तरह से उनको ट्रिक्स याद थी और बच्चे लोगों ने करके आ गया था। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट था एक मच्छरों के ऊपर, मतलब प्लाज्मोडियम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। लाए, हाँ लाया है मैंने। ठीक है। प्लाज्मोडियम के ऊपर 3 क्वेश्चंस आए थे जितना मैंने सुना है। सबसे पहले आया था हेडफोन शेप आया था, जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में दिखता है हेडफोन शेप। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि 32 ईयर ओल्ड का मैन है, रिटर्न फ्रॉम मलेरिया एंडेमिक एरिया विथ हाई ग्रेड फीवर फॉर 5 days। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज ड्राउजी कंफ्यूज अल्टरमेंटल सेंसोरियम। अल्टरमेंटल सेंसोरियम मैंने बता के रखा था, जब भी अगर ब्रेन इन्वॉल्व है तो डायरेक्ट फाल्सीपैरम मार्क करके आ जाना। ये मैंने टेबल भी एक कराया था। सीवियर केसेस था उसका, कोमा, कोमा में भी जा सकता है वो सीवियर केसेस में, मतलब उसका ब्रेन इन्वॉल्व है, तो डायरेक्ट प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो सीवियर केस होता है, सीवियर सब में सबसे ज्यादा सीवियर फाल्सीपैरम ही है भाई। और उसके लिए आप क्या करते हो, आईवी आर्टिसोनेट देते हो, और सेम क्वेश्चन उठ के आ गया था, आईवी आर्टिसोनेट के ऊपर सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। ठीक है। चलो, और एक क्वेश्चन आया था कि 25 ईयर ओल्ड का मैन है, रिटर्न फ्रॉम मणिपुर। मणिपुर क्या है, एक नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना,
नॉर्थ ईस्ट मतलब वही आर्टिसोनेट, ACT-AL, ठीक है, आर्टिसोनेट लुमिनीफेंट्रेल, वही करेंगे अपन विथ हाई ग्रेड फीवर एंड चिल्स फॉर 3 days। पेरिफेरल स्मेश शोज, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बता के रखा था कि प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम हुआ है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट में मैं ACT-AL तो दूंगा, मैं ACT-AL तो पक्के से दूंगा मैं, मतलब A और B दोनों है। लेकिन आंसर क्वेश्चन, सॉरी, डाउट कहाँ पे था? प्राइमाक्विन पे था। क्या प्राइमाक्विन में सिंगल डोज दूं या 14 दिन के लिए दूं? बात याद रखने का है, प्राइमाक्विन अपन कब देते हैं? जब मेरे लीवर पे, सॉरी, जब मेरे लीवर पे हिप्नोजॉइड्स जमा हो गए, और इस हिप्नोजॉइड्स को मारने के लिए मैं प्राइमाक्विन देता हूं। हिप्नोजॉइड्स को मारने के लिए मैं प्राइमाक्विन देता हूं, ठीक है। तो मैंने अपने बच्चों लोगों को बता के रखा था कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल है, वहां पे लीवर में हिप्नोजॉइड्स जमा हो जाते हैं, इसलिए आप प्राइमाक्विन दे रहे हो। फाल्सीपैरम में लीवर स्टेज एब्सेंट है। अगर फाल्सीपैरम में लीवर स्टेज एब्सेंट है, मतलब हिप्नोजॉइड्स वहां पे जमा नहीं होंगे। अगर हिप्नोजॉइड्स जमा नहीं हो रहे तो प्राइमाक्विन दो क्यों दोगे भाई आप? तो इसीलिए फाल्सीपैरम में प्राइमाक्विन नहीं देते, लेकिन वाइवेक्स ओवल में प्राइमाक्विन देते हैं। वही मैंने यहाँ पे भी कराया था कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में प्राइमाक्विन देते 14 दिन के लिए, लेकिन फाल्सीपैरम में कोई प्राइमाक्विन नहीं देते। अब आप बोलोगे कि सर, प्राइमाक्विन यहाँ पे भी है, प्राइमाक्विन यहाँ पे भी है, तो अपन कौन सा? ऑफ कोर्स आप लॉजिकल यूज करो कि 14 days वाला ये मैं वाइवेक्स के लिए यूज करूंगा, लेकिन सिंगल डोज ऑफ प्राइमाक्विन ऑन 2 days ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? गमिटोसाइट्स के लिए, ठीक है। तो आप ऑफकोर्स लॉजिक भी यूज कर सकते थे कि 14 दिन वाला जो प्राइमाक्विन था वो मैं कहाँ पे दूंगा? ऑफकोर्स मैं वाइवेक्स में देता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो फाल्सीपैरम है, तो ये हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो आंसर क्या हुआ? ए हुआ अपना आंसर। अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। सिर्फ लॉजिक यूज करना था, और अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे मस्त से बना के भी रखा था, ठीक। नेक्स्ट, पेशेंट ऑलरेडी ऑन माउंटेन है, एक्सपीरियंसिंग माउंटेन सिकनेस, व्हाट्स द बेस्ट स्टेप टू बी डन? बेस्ट स्टेप टू बी डन, डिसेंड डाउन या फिर एसिटाजोलामाइड? सभी के मन में चल रहा है कि क्या मैं एसिटाजोलामाइड दूं या फिर डिसेंड डाउन दूं। सबसे पहली बात तो एक बात याद रखो, एसिटाजोलामाइड प्रोफिलैक्सिस के लिए है। ये प्रोफिलैक्सिस मतलब माउंटेन में जाने से पहले आपको लेना है एसिटाजोलामाइड। लेकिन बंदा तो अभी माउंटेन में है, अगर उसको आपने एसिटाजोलामाइड दिया भी, तो भी उसका इतने जल्दी उसका असर चालू होगा कि उसका असर जो है इतने जल्दी थोड़ी ना चालू होगा। बंदा तो ऑलरेडी, मतलब वो माउंटेन सिकनेस ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो वो इंतजार करेगा कि अरे आधा घंटा वेट कर लेते हैं, जब एसिटाजोलामाइड अपना काम चालू करेगा तब मुझे ठीक लगेगा। नहीं भाई, तब तक के तो वो और सीक होते रहेगा। सीक होना मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसके बॉडी में, तो हाइपोक्सिया में भी जा सकता है वो। उसके बदले उसको जल्दी जल्दी डिसेंट डाउन कर दो, उसको जल्दी जल्दी। अब आप बोलेंगे कि डिसेंट डाउन होने में भी समय लगता है, हो सकता है वो यहाँ पे हो करीबन कितने मीटर पे हो वो, सपोज 1500 मीटर बोल दो, उसको जल्दी से 1000 मीटर पे लेकर आ जाओ। 1000 मीटर पे ज्यादा ऑक्सीजन है, तो उसके सिम्टम्स जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे, सिम्टम्स उसकी जल्दी इंप्रूव हो जाएंगे ना। 1000 में लेकर आ जाओ कम से कम उसको, 500 मीटर तो नीचे ला सकते हो कम से कम आप उसको, तो नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले बोलूंगा डिसेंड डाउन के ऊपर मेरा जो है, सबसे पहले डिसेंड डाउन के ऊपर जाएगा। एसिटाजोलामाइड नहीं, वो प्रोफिलैक्सिस है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। चलो, कॉइन इन इसोफेगस, मेरा एक स्टूडेंट बोलता है कि एसिटाजोलामाइड साथ में जेब में थोड़ी ना लेकर जाएंगे ऊपर में। ऑफ कोर्स जेब में भी लेकर गए, फिर भी प्रोफिलैक्सिस है वो। कॉइन इन इसोफेगस वाला आया था, कहा गया कॉइन, हाँ ये वाली इमेज आई थी, कॉइन इन इसोफेगस, ठीक है। अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ईसोफेगस, क्योंकि ओसोफेगस लिखते हैं अपन। और अगर ऐसा सीधा है मतलब टी है तो ट्रकिया है, कॉइन इन ट्रकिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेनुला सिस्ट वाला एक इमेज आया था, और यूरेटरो सील वाला इमेज आया था। इजी क्वेश्चन थे, इजी आंसर थे, बस ऐसे क्वेश्चन थे कि 5 सेकंड वाले क्वेश्चन थे ये यूरेटरो सील में ये कोबरा हेड दिखता था, ये कुछ आया था, कुछ एडर कोबरा हेड ऐसा कुछ था। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट, ये जो मैंने प्रैक्टिस कराया था क्लास में, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया। इंक्रीज अल्डोस्टेरोन है, इंक्रीज सोडियम और हाइपोकैलेमिया। अगर इंक्रीज सोडियम और हाइपोकैलेमिया है, ऑफ कोर्स मेरा दिमाग तो ऑलरेडी, जो मैंने पढ़ा है क्लास में, मेरा तो दिमाग ऑलरेडी चालू करने लगेगा ना कि कौन में क्या होता है। यहाँ पे एन लिखा है, एन मतलब ऑल इंक्रीज, अल्डोस्टेरोन इंक्रीज, बीपी इंक्रीज, सोडियम इंक्रीज, लेकिन पोटेशियम डिक्रीज, तो हाइपोकैलेमिया होगा।
और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे भी करके रखा था। हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, ये तीनों किसके लिए होते हैं? क्लिनिकल है ये फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए। आगे पढ़ेंगे अपन। तो अल्डोस्टेरोन लेवल वाज इंक्रीज, पोटेशियम वाज लो। अल्डोस्टेरोन वाज इंक्रीज, पोटेशियम वाज लो, मतलब ये हाइपोकेलेमिया हुआ है। तो वो क्या होगा? कॉन सिंड्रोम होगा। कॉन सिंड्रोम था डायरेक्ट आंसर, क्लासिकल फॉर कॉन सिंड्रोम था। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आए थे, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन थे, मस्त था ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है। CD 117 आया था, बड़ा सा क्वेश्चन था जितना मुझे बताया, और उसमें CD 117 लिखा हुआ था, और अपने को गीस्ट मार्क करना था, या फिर क्वेश्चन में गीस्ट लिखा हुआ था और CD 117 से, और उसका सेंसिटिव मार्कर पूछा है, तो सेंसिटिव मार्कर क्या होता है? CD 117। CD 117 सेंसिटिव मार्कर है, और स्पेसिफिक मार्कर क्या होता है? स्पेसिफिक मार्कर होता है सी किट। ठीक है, सी किट। अपने को कैसे पता सेंसिटिव सीडी होता है? अपने को कैसे पता था? क्योंकि सीडी क्या होती है, जब अपन स्कूल डेज में एक दूसरे से सीडी एक्सचेंज करते थे हम लोग, तो अपन उसको क्या बोलते थे? भाई ये सीडी का ध्यान रखना, इस पे उंगलियां मत लगाना, और इसको धूप में मत रखना। क्यों? क्योंकि ये धूप के लिए सेंसिटिव रहता है, आप इसको धूप में रखोगे सीडी को खराब हो जाएंगी, इसलिए सेंसिटिव हमेशा सीडी होता है। कराया था मैंने क्लास में, बढ़िया तरीके से। ठीक है। सॉरी, स्पेसिफिक होता है डॉग वन, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, सेंसिटिव CD 117 सी किट, एंड स्पेसिफिक इज डॉग वन। ठीक है। सीएमएल का एक क्वेश्चन आया था, सीएम की पार्टी में सारे टाइप ऑफ सेल आए थे। मैं उनको पूछ रहा अपने स्टूडेंट लोगों को कि कैसा क्वेश्चन आया था, उन्होंने बस बोला कि सर हमने सीएम की पार्टी में सारे टाइप के मंत्री लोग आए थे। मंत्री मतलब ऑल टाइप ऑफ सेल्स, प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, अगर सीएम की पार्टी में सारे टाइप्स ऑफ सेल्स आ रहे हैं, मतलब ये वो हो गया सीएमएल। तो कुछ इस तरह से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बढ़िया सा था क्वेश्चन। मैंने उसका ये वाला मैंने कराया भी था क्लास में, कि सीएम की पार्टी हो रही है और सारे टाइप्स ऑफ सेल्स आ गए, मेटामाइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोब्लास्ट, सारे टाइप, ल्यूकोसाइट, सॉरी, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेल्स आ गए थे, तो सीएम की पार्टी चल रही है। ठीक है। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म आया था शायद से, जिसमें लिखा हुआ था कि पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज है, कैल्शियम इंक्रीज है, लेकिन फॉस्फेट डिक्रीज है। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्राइमरी हाइपरपैराथोलिज्म। सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी उल्टा होता है थोड़ा। ठीक है? इसको मैं डिटेल में बाद में करूंगा कभी। प्रोफिलैक्सिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा आया था शायद से, अगर प्रोफिलैक्सिस पूछा है, मतलब अपन क्या करते हैं प्री ऑपरेटिव, अपन क्या करते हैं, फेनोक्सीबेंजामिन था उसका आंसर। मैं कंफर्म नहीं हूँ ये आया था यानी, कंफर्म नहीं हूँ मैं। ठीक है, चलो। मैन वन आया था, जो अपना फेमस निमोनिक है, पिट पान पराग, पान पराग खा के थूको। तो शायद से पिट पान पराग में शायद से, पिट मतलब पिट्यूटरी, पैन मतलब पैनक्रियाटिक ट्यूमर, और पराग मतलब पैराथायरॉइड, तो शायद से पैनक्रियाटिक आया था एग्जाम में। ठीक है, तो पिट पान पराग इज ये मैन वन। ठीक है, कीटोकोनाजोल आर सीवाईपी इनहिबिटर। ठीक है, यहाँ पे था, पर ने लिखा हुआ था कीटोकोनाजोल क्या होता है? सीवाईपी इनहिबिटर। खास बात क्या है, आप बोलोगे कि सर मतलब ऐसे तो हर इंस्टीट्यूट के नोट्स होते हैं, और हर इंस्टीट्यूट के नोट से आए होंगे क्वेश्चन। बात ये अलग बनती है कि हमने बहुत लिमिटेड पढ़ा हुआ था, और अगर आप लिमिटेड भी पढ़ते हो, जितना मैं बताता हूँ अगर आप उतना ही पढ़ते हो, अगर आपको 100+ भी आ रहे हो उसमें से, जैसे कि 110 भी आ रहे हैं, तो जो रिमेनिंग 190 क्वेश्चन है उसमें से बस आपको 40 लाने हैं। ये एक तरीका है एग्जाम पास करने का, अगर कोई पिछली बार, पिछले 6 साल में कुछ नहीं पढ़ा है अगर किसी ने। ऑफकोर्स अगर कोई किताबी कीड़ा हो, किताबी रट्टा मारा हुआ है उसने, तो ऑफकोर्स वो तो उसके पास कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। लेकिन ये आपके और मेरे एवरेज स्टूडेंट्स जो रहते हैं, आपके और मेरे जैसे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक तरीका है एग्जाम पास करने का। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स 6 साल की पढ़ाई 6 महीने में करना इज इम्पॉसिबल, और आपको लगेगा कि मैं बड़ी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा, वहां के टीचर लोग अच्छे रहेंगे, हमारा करा देंगे। ना भाई, किसी के पास जड़ी बूटी थोड़ी ना है जो घोल के पिला दे आपको। ये कहा था कफ कोरेजा कंजक्टिवा, यूनिवर्सल क्वेश्चन है, मीजल्स, इसको तो देखना ही नहीं है। एंटोनी ए एंटोनी बी आया था शायद से, एंटोनी ए और एंटोनी बी आई थी। ठीक है? यहाँ पे एंटोनी ए एंटोनी बी आई थी, श्वानोम आया था। ठीक है, श्वानोम आया था, और ये किसका डायग्नोस्टिक मार्कर है? ये S100 इसका डायग्नोस्टिक मार्कर है। ठीक है, ए वेव आया था, एटेल कॉन्ट्रैक्शन आया था, ए वेव एटेल कॉन्ट्रैक्शन आया था। चलो, एबगार स्कोर आया था। पता नहीं, वैल्यूज अभी तक मुझे पता नहीं चल रही है,
कौन सी थी, लेकिन एबगार स्कोर आया था। और जो मैंने प्रैक्टिस कराया था, प्रैक्टिस भी कराया था मैंने क्लासेस में, तो आई होप मेरे स्टूडेंट्स लोगों का अच्छे से हुआ था ये वाला। ठीक है, अलग अलग सिनेरियो बना के भी दिया था मैंने, और बच्चों लोगों ने सही से आंसर भी बड़े मार रहे थे वो लोग। एबगार स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट ईसीजी आई थी। एट्रियल फिब्रिलेशन और इंफीरियर एमआई की ईसीजी आई थी। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स नॉर्मल रहेंगे और इरेगुलर वेव बनेंगी, इरेगुलर वेव। तो ये कुछ बन रहा था एट्रियल फिब्रिलेशन में। ठीक है, और एक इंफीरियर एमआई का आया था, एक साली करके निमोनिक है, सेप्टल एमआई, एंटीरियर एमआई, लैटरल एमआई, इंफीरियर एमआई, V1 V2 V3 V4 V5 V6। और इंफीरियर एमआई आई के बाद, वन के बाद क्या आता है, वन के बाद आई मतलब ये रोमन नंबर वन, वन के बाद आता है 2 3 AVF। तो कुछ इस तरह से था क्वेश्चन, लैड LCX RCA। तो कुछ इस तरह से था क्वेश्चन। डायरेक्ट नोट से क्या आया था भाई, एक मिनट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने प्रैक्टिस कराया था क्लास में, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था, डिनोट व्हाट नंबर टू इज। नंबर टू क्या है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था एग्जाम में भी, उन्होंने नंबर टू ही पूछा था। तो नंबर टू क्या था, एवी वेल्व ओपन। ठीक है, ए वेल्व आयोटिक वेल्व ओपन। ठीक है, मिटल वेल्व ओपन, मिटल वेल्व क्लोज, आयोटिक वेल्व ओपन, आयोटिक वेल्व क्लोज। ठीक है, कुछ इस तरह से था क्वेश्चन। पेट टी टेस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन उठ के आया था, बट उन्हें ब्लड प्रेशर के बदले कोलेस्ट्रॉल दे दिया था, कि कोलेस्ट्रॉल पहले मेजर किया गया था और आफ्टर मेजर किया गया था एट ए सेम ग्रुप ऑफ पीपल या फिर सेम पर्सन, तो वो पेयर टी टेस्ट होता है। ठीक है, एक्सपायर्ड मेडिसिन आई थी और प्लास्टिक आया था। प्लास्टिक का एक वो आया था, इमेज आई थी। अनलेस एंड अनटिल ये ब्लड से कंटेमिनेटेड नहीं है, तो मैं इसको रेड में ही डालूंगा, क्योंकि प्लास्टिक रेड फॉर रिसाइकल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से था। एक्सपायर्ड मेडिसिन आई थी क्वेश्चन, एक्सपायर्ड मेडिसिन येलो, और येलो का क्या करते हैं अपन, इंसिनरेशन करते हैं। वही प्लास्टिक कहाँ पे जाता है, रेड में जाता है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, टू कंट्रीज डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना है। दो कंट्री का डेवलपमेंट का कंपैरिजन करना है, किससे करेंगे अपन, एचडीआई से करेंगे। डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन उठ के आया था। ठीक है, दो कंट्री का डेवलपमेंट का कंपैरिजन इज डन इन एचडीआई। नेक्स्ट, और कौन कौन से, पर्ल इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। पर्ल इंडेक्स के ऊपर नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इंटू 1200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन इंटू मंथ। कुछ नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी थी 4, ठीक है, इंटू 1200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वुमेन थी 500 इंटू नंबर ऑफ मंथ क्या थे, नंबर ऑफ मंथ थे 6 महीना था शायद से, ऐसे कुछ था। तो 500 ये गया। ठीक है, इसका आंसर क्या था पता नहीं, 1.6। ठीक है, देखते हैं एक बार। 24 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो 51.336 5। ठीक है, तो 1.6 था उसका आंसर। नेक्स्ट, anemic woman in second trimester of pregnancy, she has been receiving iron and folic acid. What supplement should be given to increase the efficacy? आपको आयरन की एफिकेसी बढ़ानी है, तो आप क्या दोगे, टू इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन आप क्या देते हो, विटामिन सी। लेकिन टू डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन टेनिन एंड फाइटेस और चाय। ठीक है, टेनिन फाइटेट और टी। हमेशा डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका था, टेनिन फाइटेट्स और टी यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आ चुका है। इस बार ये पहली बार इस पे क्वेश्चन आया है, इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन बाय विटामिन सी, पहली बार क्वेश्चन आया था इस पे। नेक्स्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन टू डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, नॉन डिपेंडेंट डिवाइडेड बाय डिपेंडेंट पीपल। नॉन डिपेंडेंट कौन होते हैं भाई, जो भी लेस देन 15 ईयर एज होती है, प्लस जो भी मोर देन 65 ईयर्स हो जाए, जो रिटायर रहते हैं, वो लोग नॉन डिपेंडेंट है, डिवाइडेड बाय डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन होता है, 15 to 65। ठीक है, ये, लेकिन उन्होंने क्या बोला था, मेजर कंट्रीब्यूटर टू डिपेंडेंसी, मतलब सबसे ज्यादा डिपेंडेंट कौन रहते हैं। सबसे ज्यादा डिपेंडेंट एक तो बच्चे लोग होते हैं, दूसरे बूढ़े लोग होते हैं। तो उन्होंने ऑप्शन में दोनों दे रखा था, लेस देन 15 एंड मोर देन 65 दोनों। लेकिन इन दोनों में से एक अगर मुझे चूज करने का है, तो ऑफकोर्स मैं बच्चे चूज करूंगा, क्योंकि एज लेस देन 15 ये तो कोई काम नहीं कर सकते ना। मोर देन 65 एटलीस्ट सब कुछ इनमें से कुछ तो भी पेंशनियर होंगे, जिनको पेंशन मिलती हो, कुछ तो होंगे वैसे। ठीक है, तो आंसर था लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, वो ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्टडी 100 पेशेंट्स वर टेलीफोन एंड आस्क्ड अबाउट इफ दे एक्सरसाइज डेली एंड इफ दे हैव एनी कोरोनरी आर्टरी डिजीज नाउ। ठीक है, नाउ अपने को पता है, अगर जब भी केस कंट्रोल की बात करते हैं तो हमेशा अपने को पास्ट में जाना पड़ता है,
जब भी मैं कोहोर्ट की बात करता हूँ तो हमेशा अपने को फ्यूचर में जाना पड़ता है, लेकिन जब भी मैं क्रॉस सेक्शनल की बात करता हूँ तो ये एट प्रेजेंट होता है। तो एट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, एट प्रेजेंट की बात कर रहे थे, तो इसलिए आंसर हुआ उसका क्रॉस सेक्शनल स्टडी। 3 एबीजी के क्वेश्चन आए थे। जितना मैंने, ऑफ कोर्स कोई नंबर्स तो नहीं बता सकते कि कैसे नंबर आए थे पीएच पीसीओ2, लेकिन मेरे स्टूडेंट लोगों ने बताया कि जितना भी मैंने उनको एबीजी अच्छे से करा के दिया था, एबीजी जितनी भी कराई थी सारे उनके तीनों के तीनों सही गए हैं। मतलब तीनों के तीनों इजी क्वेश्चन आए थे, एबीजी बहुत इजी आए थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता। अनकॉम्पेंसेटेड, पार्शियली कॉम्पेंसेटेड, फुल्ली कॉम्पेंसेटेड, इतना लेवल तक के नहीं गए थे वो लोग, बेसिक बेसिक पे ही थे वो लोग, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था और तीनों के तीनों एबीजी उनके सही गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। स्कैंटी प्यूबिक हेयर तो एआईएस, ऑफ कोर्स प्यूबिक हेयर एब्सेंट है तो एआईएस, यूट्रस एब्सेंट है तो मुलेरियन एजेनेसिस, करा हुआ है ये भी अपन ने। ठीक है, ये एक टेबल मैंने बना के दिया था, इस टेबल से 2 क्वेश्चन आए थे। कौन से क्वेश्चन आए थे? एक तो एलिवेटेड काइलोमाइक्रोन, उसमें क्या होता है, डिक्रीज लाइपोप्रोटीन लाइपेज होता है, जो कि टाइप 1 होता है। टाइप 1 में क्या होता है, फेमिलियल काइलोमाइक्रोनीमिया, मतलब भी काइलोमाइक्रोन इंक्रीज होता है लेकिन एलपीएस डिक्रीज होता है। ये एक क्वेश्चन आया था। दूसरा आया था जेंडन टेंथोमा। मैंने क्लास के दौरान भी मैंने बताया था कि स्टार करके कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। टेंडन जेंथोमा आया था, कौन सा टाइप है, टाइप 2 फेमिल, टाइप 2 होता है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट। रेप्सम डिजीज मैंने पढ़ाया था। रेप्सम डिजीज क्या होता है, फाइटेनिक एसिड की डेफिशिएंसी, मैंने स्पेशली लिख के भेजा था। और मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट भी लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट मैंने लिखा था कि ये आ सकता है अपने को क्वेश्चन। देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने नेक्स्ट लिखा था क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो फाइटेनिक एसिड की एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स लंबा सा लिखा था, फाइटेनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज, लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स लोग को बताया था फाइटेनिक एसिड एफिशिएंसी पढ़ के जाना, रेप्सम डिजीज में आ जाएगा। रोज थॉर्न पीक आया था, स्पोरोथ्रिक्स रोज थॉर्न पीक आया था। नेक्स्ट, वुल सॉर्टर डिजीज आई थी। वुल सॉर्टर है, बैसिलस एंथ्रेक्स होते हैं, उसमें एक ब्लैक कलर का एक स्टार दिया होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, आगे। रैश विथ वेसिकल्स आए थे, चिकन पॉक्स, या फिर सेंट्रीपिटल लीजन आया था, सेंट्रीपिटल लीजन लिख के था। ठीक है, इट इज क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ चिकन पॉक्स, क्योंकि अगर रैश है, सिर्फ ओनली एंड ओनली रैश है, तो वो मीजल्स होता है। लेकिन इस रैश के ऊपर अगर मैं वेसिकल्स बना लूं, जो कि ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल जैसा दिखता है, रैश के ऊपर अगर मैं वेसिकल बना लूं तो होता है चिकन पॉक्स। तो इस तरह से मैंने अपने स्टूडेंट लोगों को बताया था डिफरेंस करने के रखने का। ठीक है, उसी तरह से आया था रैश कंसिस्टिंग ऑफ वेसिकुलर लीजन, देखिए मैंने हाईलाइट भी करके रखा था, या फिर सेंट्रीपिटल लीजन करके लिखा हुआ था, तो वो था चिकन पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट। राइस वाटरी डायरिया विब्रियो कोलेरा में आता है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम इमेज ऑफ आर्क, ये जो आर्क है ये सेम इमेज आई थी शायद से, ये आई थी या फिर ये आई थी, जितने लोगों ने बताया ऐसी कुछ आई थी इमेज। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे लूप दिख रहा है मेरे को। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मुझे क्या दिख रहा है, मैक्सिमम मुझे आर्क दिख रहा है। सॉरी, ऐसा करके आर्क दिख रहे मेरे को, ये है ना आर्क, तो कुछ इस तरह से आर्क दिख रहे मेरे को। ठीक है, तो मैक्सिमम आर्क ये वाली सेम इमेज उठ के आई थी। ठीक है, चलो। ओमेगा साइन लैरिगो मेलिशिया, हजार बार पढ़ा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंफर्म नहीं हो मेरे को कि ये आया था कि नहीं, स्पायरोकिट्स। जब मैं ट्रिपोनेमा पैलिडम पढ़ा रहा था, ट्रिपोनेमा पैलिडम जो सिफिलिस कराता है, तब मैंने बताया था कि ट्रिपोनेमा पैलिडम में क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, एक्सियल फिलामेंट्स। और एक्सियल फिलामेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पायरोकिट्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सियल फिलामेंट्स। स्पायरोकिट्स जैसे कि लैरिंगोट्रकियो ब्रोंकाइटिस, एलटीबी। लैरिंगोट्रकियो ब्रोंकाइटिस मतलब लेप्टोस्पायरा, ट्रिपोनेमा, बोरेलिया, ये सब में स्पायरोकिट्स होते हैं। तो शायद से इसका आया था कि नहीं पता नहीं, एग्जाम में आया था या नहीं पता नहीं। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज आया था, इसकी इमेज आई थी, बैक्टीरियोफेज की इमेज आई थी। किस में दिखता है, ट्रांसडक्शन में होता है। 3 स्टार भी करके रखा था क्योंकि पता था आ सकता है ये वाला। ठीक है, शायद से ये वाला क्वेश्चन आया था कि a patient presenting with diplopia, drooping eye, difficulty swallowing after thorough evaluation, physician suspect botulinum। बोटुलिनम आया था कि उसमें क्या बेस्ट डिस्क्राइब करता है बोटुलिनम। बोटुलिनम क्या होता है ना, ये जो प्री सिनेप्टिक है, प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक में ये जाने नहीं देता है, जो एसिटिल कोलिन है उसको जाने नहीं देता है। मतलब ये जो बॉटल है, ये प्री सिनेप्टिक कैसा दिख रहा है, बॉटल जैसा दिख रहा है, तो एसिटिल कोलिन को बॉटल से बाहर नहीं जाने देता। डिक्रीज रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब
प्री सिनेप्टिक प्रो सिनेप्टिक के बीच का जो जंक्शन है उसको अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो बोटुलिनम क्या करता है, एसिटिल कोलिन को बाहर नहीं निकलने देता बॉटल से, मतलब डिक्रीज रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन इनटू द दिस। शायद से इस तरह इस ये भी क्वेश्चन आया था, यूरिक एसिड एलिवेटेड और डीओसी फॉर एक्यूट गाउट क्या होती है, एक्यूट गाउट क्या होती है, एनएसएड्स होती है। आया था या नहीं पता नहीं। ठीक है, ये एक आया था कि आईवी एनेस्थेटिक एजेंट कौन सी होती है, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट प्रोपोफॉल होती है। ठीक है, आया था या नहीं पता नहीं। ठीक है, तो गाइस ये अपने थे रिकॉल। अभी फिलहाल मैंने जो रिकॉल दिया है 120 या 125 का कुछ रिकॉल दिया है मैंने। ठीक है, अभी ऑफ कोर्स मैंने और बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं देखे हैं, उन सब सब्जेक्ट्स का देखूंगा तो हो सकता है ये और आगे भी बढ़े नंबर। मेरा बॉटम लाइन क्या है मेरा बताने का, जित उतना ही पढ़ो, उतना ही पढ़ो जितना नेसेसरी है। सर्जरी की बुक लेके बैठेंगे, पन्ना खोलो पहला पन्ना पढ़ेंगे, पन्ना खोलो दूसरा पन्ना, नहीं, उतना ही पढ़ो जितना नेसेसरी है, क्योंकि अपने पास 6 साल नहीं है। 6 साल तो अपन ने बस रशियन क्लब में डांस किया है और कुछ नहीं किया है। अपने पास सिर्फ 6 महीना है। इस 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, ये तरीका होता है। कैसे यूटिलाइज करना, अगर आपने ये सीख लिया तो आप एग्जाम पास कर जाओगे, आप एग्जाम पास कर जाओगे। नहीं तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को गाली देने की जरूरत नहीं है कि भाई वो क्या पढ़ाया, उसने क्या पढ़ाया, वो तो आया ही नहीं। नहीं, तरीका होता है एक पढ़ने का। सबसे पहली बात तो है पीवाईटी अपन कवर करते हैं। अगर आपने पीवाईटी कवर कर लिया तो ऐसे ही आपको 40 मार्क मिल जाते हैं, ऐसे ही मतलब आपके कटोरे में आ जाएंगे 40 मार्क। ठीक है, और ऐसे टॉपिक्स पकड़ो जिसके प्रोबेबिलिटी बहुत चांसेस है। अब कैसे अपने को पता चलेगा प्रोबेबिलिटी, ये नीट में आ चुका है, ये वाला टॉपिक नीट में आ चुका है, तो ऑफकोर्स ये एफएमजी में आने वाला है। ये एक है तरीका। ऑफकोर्स ये वाला एक आईएनआई में आ चुका है, एफएमजी में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये एक तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से पीडीएफ बनाता हूँ। जो पीवाईटी है, नीट है, आईएनआई के तो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन डालता हूँ, क्योंकि आईएनआई आईएनआई वाला दिमाग चलाना भी नहीं है किसी को। तो इस तरह से मैं नोट्स बनाता हूँ, और इस उस नोट से फिर अपन पढ़ते हैं और एग्जैक्टली exactly पास कर जाते हैं अपन। ठीक है, तो ये कुछ था मेरा रिकॉल। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वाला रिकॉल। मैंने विथ प्रूफ आपको बताया है रिकॉल। ठीक है, गो थ्रू करिएगा। कुछ यहाँ पे कुछ गलती हुई है तो उसको भी बता दीजिएगा कि यही क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने जिस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करके रखा था वो सिर्फ बज़वर्ड वगैरह से ही करते थे, तो उस तरह से उन्होंने मेरे को सिर्फ थोड़े थोड़े हिंट करके क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। मैं कुछ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर आपको इंटरेस्टेड हो, फ्री रहने वाली ऑफ कोर्स वो टेलीग्राम पे, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो ऑफ कोर्स आप वो ज्वाइन कर सकते हो एमसीक्यू सीरीज। और अगर इन फ्यूचर में कोई नया बैच स्टार्ट करता हूँ तो उस बैच का भी मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम पे दे दूंगा कि कब से बैच स्टार्ट होंगी, क्या स्टार्ट होंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ तो नहीं हो रहा है मुझसे उतना। लेकिन अगर थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, बिजी है, हो सकता है 1 महीने बाद मैं फ्री हो जाऊं, बढ़िया फ्री हो जाऊं, तो आपके लिए पूरा समय समय निकालूंगा मैं। ठीक है गाइस, तो चलिए, इतना ही था। सभी को जय श्री राम। चलो, मिलते हैं अपन फिर कभी, मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।